तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई एक ऐसा चैप्टर तो होना ही था जो बात करता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के बारे में। यही वो चैप्टर है। चैप्टर का नाम वापस एक बार, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। चैप्टर का नाम देख के क्या समझ में आ रहा है कि चैप्टर हमें क्या सिखाने की कोशिश करेगा? जाहिर सी बात है चैप्टर हमें यह सिखाएगा कि परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। यानी कि कोई भी कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी, उसका अगर आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन कौन सी मेथड्स है जिसका यूज़ करके आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएगी ब्रॉडली। So without wasting any time, we'll start with the discussion of coverage of this chapter कि what all concepts are covered in this chapter। सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट कोई परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात नहीं करता और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट नहीं है, पर आगे का चैप्टर समझने के लिए हेल्पफुल रह सकता है। शायद फ्यूचर में कभी भी ऐसा आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है तो आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता क्या है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद मेन डिस्कशन स्टार्ट होगा जो कि होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में। चैप्टर बोलता है कि जितनी भी मेथड्स का यूज़ होता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, वो सारी मेथड्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, कोई भी कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी प्योर फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ पैसे के मामले में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो आपको मेजर करना हो तो दैट विल फॉल अंडर कैटेगरी नंबर 1। 4 मेथड्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी: रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। सेकेंड कैटेगरीज कि कोई भी कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी फिनेंशियल के साथ साथ, पैसे के मामले के साथ साथ नॉन फिनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको वो मेजर करना है तो दैट विल फॉल अंडर कैटेगरी नंबर 2। अगेन 4 मेथड्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी: बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस पिरामिड एंड परफॉर्मेंस प्रिज्म। एंड लास्ट में कोई भी कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा करेंगे और एनवायरमेंट के लिए क्या अच्छा करेंगे, अगर वो मेजर करना है तो दैट विल फॉल अंडर कैटेगरी नंबर 3। 1 मेथड विल बी इंक्लूडेड इन कैटेगरी नंबर 3, टोटल ट्रिपल बॉटम लाइन। तो इन शॉर्ट जितनी भी मेथड्स का यूज़ होता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, वो सारी मेथड्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाएगा। एक बार मैंने मेरा परफॉर्मेंस मेजर किया, उसके बाद जो भी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा वही रिपोर्ट को मैं प्यार से क्या कहूँगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अच्छा, मैंने मेरा परफॉर्मेंस मेजर किया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनाया, उसके बाद क्या? जाहिर सी बात है मैं फोकस करूंगा, मुझे मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। तो मान लेते हैं मैंने मेरा परफॉर्मेंस मेजर भी कर लिया और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मैंने नया टारगेट भी सेट कर लिया। तो अभी के लिए एज अ लेमैन आप इतना बोल सकते हो कि ये जो मैंने नया टारगेट सेट किया वही टारगेट को क्या कहा जाएगा, मैंने बेंचमार्क सेट किया। तो बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट हमें वो सारा ज्ञान देगा कि अगर आपको नया टारगेट सेट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो टारगेट अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आप हेल्प ले सकते हो। तो वो सारा डिस्कशन ब्रॉडली बेंचमार्किंग के अंदर किया जाएगा। अच्छा, तो इन शॉर्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। जितनी भी मेथड्स का यूज़ होता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, वो सारी मेथड्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाएगा। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएंगे, बेंचमार्किंग करेंगे एंड लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहेगा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, कि उस केस में मुझे परफॉर्मेंस मेजर करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो चैप्टर बोलता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में अगर आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है तो हम आपको 2 मेथड्स देते हैं जिसका यूज़ करके आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। तो आई होप चैप्टर का ओवरव्यू इज क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट पेज नंबर 48 आपके सामने। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उससे पहले समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आज कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो अभी जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो होगा उसके साथ साथ पूरा बिजनेस मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके बाद वो फिनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसका डेटा आप कलेक्ट करो, समराइज करो एंड उसका रिपोर्टिंग करो, तो उसी को क्या कहा जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसको प्यार से कहा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। हमने बात की कि हमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करनी होगी,
तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ऐसे ही हवा में ट्रांसफ़र कर दूं? नहीं, उसका कुछ लॉजिकल वे होना चाहिए, और वही लॉजिकल वे को प्यार से क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। नंबर 1 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नंबर 2 डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फटाफट देख लेते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं अगर बेस्ड ऑन फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करूँ ना, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया कि भाई प्रोडक्शन का काम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, उसको मैंने नाम दिया प्रोडक्शन मैनेजर। दूसरा एम्प्लॉय मैंने अपॉइंट किया, उसको मैंने बोला कि मार्केटिंग का फंक्शन संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, उसको मैंने नाम दिया मार्केटिंग मैनेजर। ठीक उसी तरह फाइनेंस मैनेजर एंड परचेस मैनेजर। तो मैंने ये बेस्ड ऑन फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कहा जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उस केस में सीईओ होगा, उसके नीचे फंक्शनल मैनेजर्स होंगे। अच्छा, यही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैं बीच में अगर एडिशनल लेयर क्रिएट करता हूँ, एक एडिशनल डिवीजन क्रिएट करता हूँ, तो मेरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऐसा करने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब मेरा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यानी कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। कैसा दिखेगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल? सीईओ होगा, उसके नीचे प्रोडक्ट एक्स का डिवीजन मैनेजर, वापस से फंक्शनल मैनेजर्स, प्रोडक्ट वाई का डिवीजन मैनेजर, वापस से फंक्शनल मैनेजर्स। हमारे इस एग्जांपल में हमने लिया प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, हो सकता है कोई और बेसिस भी हो। फॉर एग्जांपल एरिया वाइज, कि ईस्ट जोन का मैनेजर अलग, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग, या तो सिर्फ इंडिया का अलग, यूके का अलग, चाइना का अलग। चाइना की बात नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है वो समझ लिया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हमने बात की कि एक बार हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टोटल 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट, कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूँ कि भाई तेरा एक ही काम है, तो कॉस्ट को रिड्यूस कर, तो उसको कहा जाएगा कॉस्ट सेंटर। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं कि भाई तेरा एक ही काम है कि रेवेन्यू सेंटर, तो उसको कहा जाएगा रेवेन्यू इंक्रीज कर, तो उसको कहा जाएगा रेवेन्यू सेंटर। मैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं, यानी कि मैं प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं, तो उसको कहा जाएगा प्रॉफिट सेंटर। एंड मैं प्रॉफिट के साथ साथ वो सारी असेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं, जो असेट का यूज होता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। असेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब असेट परचेज और सेल करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट सेंटर इज ग्रेटर देन प्रॉफिट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर इज ग्रेटर देन कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर। हमारे एग्जाम्पल में कहने से प्रोडक्शन एंड परचेज मैनेजर को मैं कह सकता हूँ कॉस्ट सेंटर, जी हाँ। कहने से मार्केटिंग मैनेजर को मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू सेंटर, बिल्कुल। ये सीईओ को मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट सेंटर या तो इन्वेस्टमेंट सेंटर, बिल्कुल। इस केस में प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई के मैनेजर को कहना से मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट सेंटर या तो इन्वेस्टमेंट सेंटर, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और ये सीईओ को मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट सेंटर या तो इन्वेस्टमेंट सेंटर, अगेन उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके बेसिस पे। तो हमने पहले देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा, एंड 4 टाइप के रेवेन्यू सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं वो हमने देखा। वो तो एक फालतू कॉन्सेप्ट था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं था। अभी मेन डिस्कशन स्टार्ट होगा, एकदम ध्यान से सुनना। अगेन सही, मेन डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर हमें बोलता है कि जब भी आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है और तो आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करोगे, तो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम अगर 3 चीज़ों का ध्यान रखता है, तो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम सबसे बेस्ट है, ऐसा माना जाएगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें? आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट करता हो। आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ध्यान में रखता हो। एंड आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखता हो। ना व्हाट डू आई मीन बाय गोल कॉन्ग्रुएंस? गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव शुड बी सेम। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको रिफर करना है तो केस स्टडी नंबर 1 उसका सब पॉइंट 2 उसके अंदर था कि प्रोक्योरमेंट टीम का जो बोनस था वो डिपेंडेंट था कि आप सस्ता मटेरियल लेके आओ, आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा। पर वो जो मटेरियल की प्राइस थी वो प्रोक्योरमेंट टीम के कंट्रोल में नहीं थी, पर कमोडिटी एक्सचेंज में वो मटेरियल की क्या प्राइस चल रही है उसके बेसिस पे डिपेंडेंट थी। तो यानी कि प्रोक्योरमेंट टीम का बोनस
पर प्रोक्योरमेंट टीम का परफॉर्मेंस वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था जो प्रोक्योरमेंट टीम के कंट्रोल में नहीं है। यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसी है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ध्यान में लेती है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को भी ध्यान में लेती है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम अच्छी नहीं है। उसी के एग्जाम्पल में प्रोक्योरमेंट टीम क्या कर रही थी कि जब मटेरियल सस्ता होगा तब मटेरियल मैं परचेस करूंगा, पर अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो तब मटेरियल परचेस होना चाहिए जब मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो। अगर मटेरियल जब सस्ता होगा तब परचेस होगा तो कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलेगी, स्टॉक आउट की सिचुएशन होगी। तो इन शॉर्ट में अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखूं तो मटेरियल जब रिक्वायरमेंट हो तब परचेस होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट टीम क्या करेगी, जब सस्ता मटेरियल होगा तब परचेस करूंगा। तो यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा था, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हो रहा था, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम अच्छी नहीं थी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन स्टडी नंबर 1 उसका सब पॉइंट 2 पेज नंबर 13.5 पे आप देख सकते हो। नाउ हमने जब भी ये चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस किया तो हमने डिस्कस किया कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद हमने बात की कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा होना चाहिए। हमने देखा कि आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट 3 चीज़ें होगी तो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सबसे अच्छा होगा। अभी आते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड्स। सबसे पहला है प्योर फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, उसमें सबसे पहली मेथड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड तो हम लोग बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट टोटल असेट्स। नेट टोटल असेट्स का मतलब हुआ टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। पर अभी फटाफट ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको खास क्या ध्यान रखना है। तो अब जो भी प्रॉफिट कंसीडर करो वो प्रॉफिट होना चाहिए कंट्रोलेबल प्रॉफिट। आप जो भी असेट्स कंसीडर करो वो असेट्स होनी चाहिए कंट्रोलेबल असेट्स। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आप जो भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ध्यान में रखा जाएगा। इसका एक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल मैं कोई डिवीज़न का परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूँ, तो डिवीज़न के हाथ में ये नहीं है कि हेड ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि हेड ऑफिस के एक्सपेंस डिवीज़न के कंट्रोल में नहीं है। तो यानी कि जब भी मुझे डिवीज़न का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो हेड ऑफिस के एक्सपेंस में डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने डिडक्ट किए तो ऐसा कहा जाएगा कि मैंने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में लिया। इन शॉर्ट, जब भी डिवीज़न का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है उसमें से आप हेड ऑफिस के एक्सपेंस डिडक्ट नहीं करोगे। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हुए कि ये परसेंटेज टर्म्स में है तो कंपेरिजन ईजी रहेगा। एंड इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं करता। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब वापस एक बार कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। अभी ये देखते हैं कि ये गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट कैसे नहीं करता। उसके 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दोस्तों, हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला इज प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट टोटल असेट्स। तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना होगा तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं प्रॉफिट इंक्रीज करूँगा या तो मैं असेट्स कम दिखा के परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने की ट्राई करूँगा। तो जब तक मैं प्रॉफिट इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा हूँ तब तक तो ठीक है, पर जिस दिन मैंने फोकस ये किया कि मुझे असेट्स कम दिखा के मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखाना है, उस दिन गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हाई टेक्नोलॉजी असेट्स में इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। पर अगर डिविजनल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हाई टेक्नोलॉजी असेट्स में इन्वेस्ट करूँगा तो मेरी असेट्स ज़्यादा हो जाएगी और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव इज हाई टेक्नोलॉजी असेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। डिविजनल मैनेजर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा, तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, फॉर्मूला इज टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। डिविजनल मैनेजर क्या करेगा, लायबिलिटी का पेमेंट ही नहीं करेगा। जितनी लायबिलिटी ज़्यादा उतनी असेट्स कम और उसका उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। तो डिविजनल मैनेजर क्या करेगा, लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करेगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो लायबिलिटी का टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो टाइम पे पेमेंट नहीं करूंगा। तो यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। ये 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नॉट इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी और नॉट मेकिंग पेमेंट टू लायबिलिटीज। अगेन यही कॉन्सेप्ट के, ये फालतू कॉन्सेप्ट नहीं था, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8.42 प्रैक्टिस करनी है तो आप देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट कैसे नहीं होगा। मान लेते हैं मेरे पास 2 डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए का प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% एंड प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। तो अगर डिवीजन ए का परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो क्या डिवीजन ए ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो डिवीजन ए प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिवीजन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डिवीजन बी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसका प्रपोज्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
पर अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। तो यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि डिवीजन बी को। तो यानी कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। तो ये दो एग्जांपल थे। आई होप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का डिसएडवांटेज है गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं करता, वो कैसे हो रहा है वो आपको समझ में आया। अच्छा, अगर इस केस में आप होते तो आप क्या करते? तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसा बोलते कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करो प्रपोज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्या बात है, आपने एक नई मेथड इन्वेंट कर दी जिसका नाम है रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या करेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। पर इसने एक गलती क्या करी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में जो भी होगा वो कंपेयर करेगा। तो क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में करेगा, परसेंटेज टर्म्स में नहीं करेगा, तो कंपैरिजन आसान नहीं रहेगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज था कि ये परसेंटेज टर्म्स में है तो कंपैरिजन आसान रहेगा। तो रेसिडुअल इनकम क्या होता है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दोस्तों इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, पर हम लोग उसको हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रॉडली दो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए। नंबर 1 ये बोलता है कि आप जब भी प्रॉफिट कंसीडर कर रहे थे उसमें आप एक चीज़ इग्नोर कर रहे थे, वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि इंटरेस्ट को तो जरूर कंसीडर कर रहे थे, पर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इग्नोर कर रहे थे। ये थी लिमिटेशन नंबर 1। एंड लिमिटेशन नंबर 2 ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जब भी प्रॉफिट कंसीडर कर रहे थे वो प्रॉफिट था अकाउंटिंग प्रॉफिट, और अकाउंटिंग प्रॉफिट को तो अकाउंटेंट कभी भी और कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है और हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दो लिमिटेशन जिसको दूर करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसको दूर करने के लिए ये क्या सॉल्यूशन हमें देगा और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो उसका कैलकुलेशन होगा नोपेट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोपेट का मतलब होगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो प्रॉफिट ऑफ इक्विटी एंड डेट माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट करूं तो जो भी वैल्यू एडिशन मुझे मिला वही वैल्यू एडिशन को मैं प्यार से क्या कहूंगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। तो वन बाय वन सारी चीजें एकदम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता है विथ नोपेट। नोपेट का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या होगा, कैन आई से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट क्या होगा दोस्तों, डेट के लिए प्रॉफिट नहीं होता, डेट के लिए इंटरेस्ट होता है। पर मुझे लिखना हो कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट तो कैन आई से मैं लिख सकता हूँ आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट। तो यानी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट का मैं टोटल करूँ तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट यानी कि नोपेट। अच्छा, कैन आई से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पीबीटी इंटू 1 माइनस टी। एंड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट को मैं लिख सकता हूँ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। तो पीबीटी इंटू 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करूँ तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट। अच्छा, ये दोनों 1 माइनस टी को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ये 1 माइनस टी को मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट का टोटल होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 1 माइनस टी। तो कहने का मतलब अगर आपको नोपेट कैलकुलेट करना है तो आपके पास दो रास्ते अवेलेबल हैं। नंबर 1 या तो आप करो पीएटी प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट यानी कि पीबीटी इंटू 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, ये हुआ रास्ता नंबर 1। एंड दूसरा रास्ता ये है कि आप करो पीबीआईटी इंटू 1 माइनस टी तो भी आपको नोपेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि नोपेट का कैलकुलेशन कैसे होगा। नाउ आता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा। फॉर्मूला बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, टोटल कैपिटल इंटू WSEG। पर अभी फटाफट ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको खास क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है ओपनिंग कैपिटल, ना कि एवरेज ना कि क्लोजिंग। कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ तक ठीक है। WSEG का फॉर्मूला वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। इक्विटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, लॉन्ग टर्म डेट। और जब भी आप कॉस्ट ऑफ डेट कंसीडर करो तो आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है, ना कि बिफोर टैक्स। उसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। यहाँ पे हम लोग आफ्टर टैक्स इनकम कंसीडर करेंगे और यहाँ पे आफ्टर टैक्स कॉस्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल का डेटा अवेलेबल है और मेरे लिए रेलेवेंट है ओपनिंग कैपिटल और उसका डेटा अवेलेबल है, तो ठीक बात है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज गिवन 200, तो यानी कि मेरा इक्विटी क्या हुआ 200, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन 20%, लॉन्ग टर्म डेट इज 1000 यानी कि मेरा डेट क्या हुआ 1000, एंड मेरी टोटल कैपिटल क्या हुई 1200, 200 प्लस 1000, कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन 5%, इंटरेस्ट रेट इज 5%,
टैक्स रेट गिवन 30% एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 3.5%। कहाँ से आया 3.5%? 5% माइनस 30% टैक्स, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मेरा है 3.5%। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, टोटल ओपनिंग कैपिटल इंटू WACC। ओपनिंग कैपिटल हुई 1200, 200 प्लस 1000, वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा 200 डिवाइड बाई 1200, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन 20%, वेट ऑफ डेट क्या होगा 1000 डिवाइड बाई 1200 एंड यहाँ पे आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है, ना कि बिफोर टैक्स। यहाँ तक ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा 3.33%, इसका आंसर आएगा 2.92%, तो उस हिसाब से मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 75%। तो हमने नोपेट कैसे कैलकुलेट होगा वो देखा एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा वो देखा। दोस्तों जब भी हमने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, हमने बात की कि दो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 1 कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इग्नोर किया जाता था, एंड नंबर 2 अकाउंटिंग प्रॉफिट को अकाउंटेंट मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को तो कंसीडर कर लिया, कैसे किया कि प्रॉफिट ऑफ इक्विटी एंड डेट माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, तो ऐसा कैलकुलेशन करके उसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को तो कंसीडर किया ना। व्हाट अबाउट सेकंड लिमिटेशन कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को अकाउंटेंट मैनिपुलेट कर सकता है, उसका क्या? तो वो देखते हैं कि उसको दूर करने के लिए इसने क्या सॉल्यूशन दिया। पर वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर द फिनेंशियल ईयर 17-18 मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 17-18 का मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 17-18 की बैलेंस शीट क्या होगी, कैन आई से मार्च 18 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018, और उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होगी, कैन आई से मार्च 17। यस, ये जो मैंने 17-18 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो मेरा प्रॉफिट आया 100 रुपीज़। मेरा 17-18 का प्रॉफिट 100 रुपीज़। कहना है इसे यही प्रॉफिट एज अ रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा मार्च 18 की बैलेंस शीट में। यस, अच्छा, ये जब मैंने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब मुझे मेरी एक गलती पता चली कि एक एक्सपेंस ऐसा था जो मुझे डिडक्ट नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने डिडक्ट कर दिया था। पर अभी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यही 10 रुपये के एक्सपेंस को एड बैक करना होगा। यही 10 रुपये के एक्सपेंस मुझे रिजर्व एंड सरप्लस में भी एड बैक करने होंगे। ठीक, ओके। तो इतना दिखाने से मैं प्रूव दो ही चीज़ करना चाहता था। नंबर 1 कि जब भी कोई इम्पैक्ट आप प्रॉफिट के अंदर दोगे उसकी रिलेवेंट इम्पैक्ट आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी देनी होगी, उसकी रिलेवेंट इम्पैक्ट आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी देनी होगी। एंड दूसरी चीज़, जो भी इम्पैक्ट आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में दोगे वो क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में दोगे, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दोगे, ना कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। तो यहाँ तक ठीक है, तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि सेकेंड लिमिटेशन कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को अकाउंटेंट मैनिपुलेट कर सकता है, उसको दूर करने के लिए इसने क्या सॉल्यूशन दिया। तो 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना वन बाय वन। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट बोलता है कि मुझे डेप्रिसिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से। तो अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया है तो प्लीज़ आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एडबैक कर दीजिए और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दीजिए। सवाल आता है कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होता है। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ मशीन। फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है, ये मशीन की कैपेसिटी इज 1 लाख मशीन आवर्स। तो 1 लाख मशीन आवर्स में से मैं जितनी आवर्स यूज़ करूं उतनी आवर्स का मैं अगर प्रो रेटा बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो उसी को क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। तो इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन का क्या करना है, प्रॉफिट के अंदर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एडबैक करेंगे और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। सेम चीज़ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में भी देनी होगी। हमने अभी डिस्कस किया कि रिजर्व एंड सरप्लस में भी इंपैक्ट देनी होगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एडबैक करना है एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड में, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में। यहाँ तक ठीक है, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट इज नॉन कैश एक्सपेंस। कॉन्सेप्ट बोलता है कि मुझे प्रीपेड, अक्रूवल, नॉन कैश ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि कैश में जितने एक्सपेंस हुए वही एक्सपेंस को मैं एक्सपेंस मानता हूँ। यानी कि अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये सारे एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस अगर आपने डिडक्ट किए हैं तो प्लीज़ उसको वापस एड बैक कर दीजिए और उसको सेम चीज़ आपको रिजर्व एंड सरप्लस में भी एड बैक करनी होगी क्योंकि आपने प्रॉफिट में एड बैक किया है। तो यानी कि नॉन कैश एक्सपेंस की आप क्या इंपैक्ट दोगे, एड बैक टू प्रॉफिट, एंड सेम चीज़ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी एड बैक करनी होगी। पर मैं अगर आपको एक चीज़ याद दिलवाऊँ तो हम जब भी कैपिटल कंसिडर कर रहे हैं वो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पूरे कैलकुलेशन में मुझे कहीं पे भी काम नहीं आने वाली। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर जितने भी चेंजेस है वो मेरे लिए टोटली इररिलेवेंट है। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के सारे एडजस्टमेंट को मैं इग्नोर करूंगा। मेरे लिए रेलेवेंट कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। पर पिछले साल के जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस थे वो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में हुए होंगे, यानी कि करंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में हुए होंगे।
तो यानी कि पिछले साल के नॉन कैश एक्सपेंस मेरे लिए रिलेवेंट होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उसको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एड बैक करना है। तो यानी कि नॉन कैश एक्सपेंस विल बी एडेड बैक टू प्रॉफिट एंड एडेड बैक टू रिटेन अर्निंग इन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ द लास्ट ईयर विल बी एडेड टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लास्ट ईयर के एक्सपेंस मेरे लिए रिलेवेंट होंगे क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एड बैक करना है। थर्ड एडजस्टमेंट इज R&D, एडवर्टाइजिंग एंड स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस। कॉन्सेप्ट बोलता है ये तीन एक्सपेंस ऐसे हैं जिसका बेनिफिट आपको एक से ज़्यादा साल तक मिलेगा। यानी कि अगर इसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको एक से ज़्यादा साल तक मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट में एड बैक करना होगा, रिटेन्ड अर्निंग में भी एड बैक करना होगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी एड बैक करना होगा। और अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट ईयर से, आई एम सेइंग नेक्स्ट ईयर से, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 17-18 में आपने एक स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस किया 10 रुपये का, आपको क्या करना होगा? 17-18 में एड बैक करना होगा। मार्च 18 की बैलेंस शीट में एड बैक करना होगा एज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर आपको चाहिए तो 18-19 से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो R&D, एडवर्टाइजिंग एंड स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस का क्या करोगे? एड बैक कंसिडरिंग नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एडेड एज असेट इन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एक्सपेंस इज कैपिटलाइज्ड इन प्रीवियस ईयर। जो भी एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में कैपिटलाइज हुए थे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको करंट ईयर से मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? ओके, अभी ध्यान से सुनना। ये तीनों एडजस्टमेंट हमने डिस्कस तो किए, पर मेरा सवाल है ये तीनों की इम्पैक्ट मुझे कौन से प्रॉफिट में देनी है? यानी कि मेरे नोपेट का फॉर्मूला इज PBT इंटू 1 - T प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - T। तो ये तीनों तीनों एडजस्टमेंट की इम्पैक्ट मुझे देनी कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है मुझे इम्पैक्ट देनी है PBT इंटू 1 - T, क्योंकि इंटरेस्ट इंटू 1 - T तो एक अलग ही बात हुई, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकता है PBT इंटू 1 - T। तो यानी कि आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले आप PBT लो, PBT के अंदर ये तीनों एडजस्टमेंट दो, उसमें से टैक्स डिडक्ट करो, तो आपको क्या मिलेगा? PBT माइनस टैक्स, और उसमें आप इंटरेस्ट इंटू 1 - T एड बैक कर दो, आपको मिल जाएगा नोपेट। यहाँ तक ठीक है? ओके। एक और चीज़ ध्यान से सुनना, ये तीनों एडजस्टमेंट में हमने कर तो लिए, पर उसमें हमने एक चीज़ इग्नोर करी, वो है टैक्स। यानी कि ये तीनों एडजस्टमेंट की टैक्स इम्पैक्ट का क्या? यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो क्या करेगा? अपने हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेट करेगा और अपने हिसाब से ही टैक्स कलेक्ट करेगा। तो अगर प्रॉफिट के अंदर आप ये तीनों एडजस्टमेंट के चेंजेस दे रहे हो तो आपको क्या करना होगा? करंट टैक्स कैलकुलेट करना होगा, आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होगा, प्रोविजन करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मत जाओ, आप एक काम करो, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जितना भी टैक्स कैश में पे किया है वही टैक्स को कंसीडर कर लो। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट और टैक्स पेड दोनों दिया है तो आप टैक्स रेट को इग्नोर करोगे और टैक्स पेड को कंसीडर करोगे। तो एकदम ध्यान से सुनना, आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको फाइनल फॉर्मूला होगा, आपको PBT लेना है। सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना, मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले PBT लेना है। PBT के अंदर ये तीनों एडजस्टमेंट की इम्पैक्ट देनी है, उसमें से टैक्स पेड डिडक्ट करना है। तो आपको क्या मिलेगा? PBT माइनस टैक्स पेड, और उसमें ऐड करना है इंटरेस्ट इंटू 1 - T, तो आपको नोपेट मिल जाएगा। जब भी आप इंटरेस्ट इंटू 1 - T करो तब भी सिर्फ और सिर्फ तभी आपके लिए टैक्स रेट रिलेवेंट होगा, तब तक आपके लिए टैक्स रेट रिलेवेंट नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है? तो एग्जाम्पल देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो मैंने टैक्स के बारे में बोला वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो इन शॉर्ट आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है, कोई भी सम सोल्व हो जाएगा। सम सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, PBIT इज़ 162, मेरा PBIT इज़ 162। उसमें से मैंने इंटरेस्ट डिडक्ट किया 46, तो यानी कि मेरा PBT हुआ 116 में से मैंने 30% टैक्स डिडक्ट किया, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 81.20। यहाँ तक ठीक है? ओके। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 1495। ओके। अदर डेटा कुछ अवेलेबल है। करंट ईयर का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज 118 एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज 166। यानी कि मुझे क्या करना होगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एडबैक करना होगा एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना होगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विद PBT। ये मैंने PBT से स्टार्ट किया, 116 इसमें PBT, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एडबैक किया एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया। यहाँ तक ठीक है? यस। R&D एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर इज 24, इसको मुझे प्रॉफिट में एडबैक करने होंगे और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी एडबैक करने होंगे। पर अभी के लिए मेरे लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का ही काम है। तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का। यहाँ तक ठीक है? यस। तो R&D एक्सपेंस करंट ईयर के मैंने 24 रुपये प्रॉफिट में एडबैक कर दिए। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोवाइडेड इन द करंट ईयर इज 4 रुपीज़।
तो उसको मुझे प्रॉफिट में एडबैक करना होगा, मैंने कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी करना होगा, पर मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है तो मैं एडबैक नहीं कर रहा, मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। एंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इज 5 रुपीज़, लास्ट ईयर का मुझे बैलेंस दिया है 5 रुपीज़, तो उसको मुझे क्या करना होगा, उसको मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एडबैक करना होगा। पिछले साल के जितने भी एक्सपेंस है वो मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एडबैक करने होंगे। मेरी ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 1495, उसमें मैंने 5 रुपये एडबैक कर दिए। यहाँ पे एक और चीज़ मिस हुई थी, प्रीवियस ईयर के नॉन कैश एक्सपेंस इज 12 रुपीज़, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है वो मुझे एडबैक करने होंगे। कहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, तो यहाँ पे मैंने 12 रुपये ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एडबैक कर दिए। तो टोटल ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर 2 एडिशन हुए, 12 + 5 यानी कि 17 रुपीज़ का एडिशन हुआ, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल फाइनल क्या बनी, 1512। एंड लास्ट में डेटा है कि टैक्स पेड इज 18 रुपीज़, तो यानी कि जैसा कि हमने बताया था, अच्छा ये थर्ड एडजस्टमेंट हमसे मिस हुआ था, देखो ध्यान से सुनना, एक और एडजस्टमेंट मिस हुआ था, नॉन कैश एक्सपेंस विद द करंट ईयर इज 14, तो उसको भी मुझे एडबैक करना होगा। ये करंट ईयर का जितना भी है उसको 14 एडबैक करना होगा, और पिछले साल के नॉन कैश एक्सपेंस को मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एडबैक करना होगा। एंड करंट ईयर के जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है उसको मुझे करंट ईयर के प्रॉफिट में एडबैक करना होगा, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एडबैक करना होगा, पर मेरे लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेवेंट नहीं है, तो ये 14 रुपीज़ भी मैंने एडबैक किए। तो यानी कि मेरा एडजस्टेड पीबीटी क्या बना, 110 रुपये। एडजस्टेड पीबीटी 110, उसमें से मैंने टैक्स पेड डिडक्ट किया 18 प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - टी किया, इंटरेस्ट मेरा है 46 और मेरा टैक्स रेट इज 30%, तो इंटरेस्ट इंटू 1 - टी किया, तो मेरा फाइनल नोपेट आया 124.2। वापस से एक बार फटाफट सुन लेना, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया विद पीबीटी, पीबीटी के अंदर ये सारे एडजस्टमेंट की इम्पैक्ट दी, उसकी इम्पैक्ट देने के बाद पीबीटी आया मेरा 110 रुपये, उसमें से मैंने टैक्स पेड डिडक्ट किया, तो पीबीटी लिया, उसमें एडजस्टमेंट दिए, उसमें से टैक्स पेड डिडक्ट किया, तो क्या बचा, पीबीटी माइनस टैक्स पेड इतना आया। उसके बाद मैंने किया इंटरेस्ट इंटू 1 - टी, और फाइनली मेरा नोपेट आया 124.2। यहाँ तक ठीक है, ओके। तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के क्वेश्चन में आपको इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, रेसिडुअल इनकम में भी इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, तो हमने बात की, सबसे पहले हमारा डिस्कशन हुआ स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात की कि आइडियली आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि प्योर फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है तो 4 मेथड्स अवेलेबल हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो एक चीज़ हमेशा इंश्योर करना कि वो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप उसकी क्या इम्पैक्ट दे रहे हो, यानी कि फ्यूचर में आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन पढ़ के कि वो क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूरत है या नहीं फ्यूचर में। क्योंकि क्या होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले आप सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि फ्यूचर में वो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है कि नहीं। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी इतना देखने के बाद आप इसको ये सम को एक बार देखना है तो देख सकते हो, पर इतना अगर आपको पता है कि इस तरह से गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होता तो फ्यूचर में आपको कभी भी वो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पे आपने समरी बना दी, उसके बाद वो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे, ये 3 पॉइंट्स अगर आपको पता है, एक बार केस स्टडी भी देख ली, फिर वो केस स्टडी वापस से देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ABC कैटेगरी दे सकते हो, सबको पता है। C कैटेगरी यानी कि एक बार सम देख लिया, अभी वही सम को वापस से देखने की जरूरत नहीं है। B कैटेगरी यानी कि अगर आपके पास टाइम हुआ तो वो सम देखेंगे, और A कैटेगरी यानी कि वो सम आपको देखना ही देखना है। तो आप कोई भी सम सोल्व करने के बाद आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी देनी है, A, B या C। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एक छोटी सी मेथड बाकी रहेगी, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। इसमें क्या करना है, जितने साल का के इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का डेटा अवेलेबल है वही सारे डेटा को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ और उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करो तो उसी को क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। जो कैपिटल बजटिंग के सम्स में कर रहे थे वही करना है। जितने साल का कैश फ्लो आपके पास अवेलेबल है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, उसमें से आप नेट इन्वेस्टमेंट डिडक्ट कर दो, यानी कि टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करो तो आपको जो भी वैल्यू बचेगी उसी को क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। तो आई थिंक फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से जितनी भी मेथड्स का यूज़ होता है वो सारी मेथड्स हमने डिस्कस करी। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है तो उसके लिए 4 मेथड्स अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड चालू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा कि लिंकिंग ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर।
नाम में ही लिखा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यानी कि ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। इसके ऊपर मैंने ध्यान दिया तो मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा, और इसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो मेरे सक्सेस के लिए ज़रूरी है। एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नाम में लिखा है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है वो कौन इंडिकेट करेगा? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ वो मुझे मेजर करके कौन देगा? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अच्छा, वो मुझे मेजर करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मुझे मेरी एग्जिस्टिंग औकात क्या है वो पता चलेगी, अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि मुझे कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली मैं नया टारगेट सेट कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं तो सबसे पहले अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ये फैक्टर को अचीव करना मेरे सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, पर उसको मैं मेजर कैसे करूंगा कि अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या कंप्लेन कर रहे हैं, एंड उसमें मैं टारगेट क्या सेट करूंगा कि 1 आवर रिजोल्यूशन, 1 घंटे में कस्टमर को उसकी कंप्लेंट का रिजोल्यूशन मिलना चाहिए। सेकंड इज इंप्लीमेंट जीरो रिटर्न पॉलिसी इज ए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मेरे गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि मेरा एक भी कस्टमर एक भी गुड्स रिटर्न ना करे, इज ए क्रिटिकल फॉर माई सक्सेस। उसका मैं मेजरमेंट कैसे करूंगा कि एग्जिस्टिंग अभी कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। थर्ड इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। उसको मैं मेजर कैसे करूंगा कि अभी डिफेक्टिव आइटम्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है। एंड लास्ट में रिस्टोरिंग नॉर्मल सर्विस इज ए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। उसको मैं मेजर कैसे करूंगा कि अभी एग्जिस्टिंग टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसमें मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे टर्न अराउंड टाइम सेट करना है 4 आवर्स का। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि कस्टमर की कंप्लेन आई, वहाँ से लेके उसको रिजोल्यूशन मिला, वहाँ तक का टाइम को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पे लिखा है कि एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए एटलीस्ट एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रॉम फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो कंपनी फिनेंशियली सक्सेसफुल है, पैसे के मामले में सक्सेसफुल है, वो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ऐसा कहा जाएगा, वो कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल है ऐसा कहा जाएगा। पर दोस्तों, ज़माना बदल चुका है। आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, आपको नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को भी सोचना होगा। जैसे कि आपके कस्टमर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड है, आपके एम्प्लॉइज़ आपसे कितने सेटिस्फाइड है, आपकी सोसाइटी आपसे कितनी सेटिस्फाइड है, आप ग्रोथ के बारे में क्या सोच रहे हो, आप क्या नया इनोवेशन कर रहे हो, आप लर्निंग के बारे में क्या सोच रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स, आपकी बिजनेस प्रोसेस कितनी अच्छी है, तो ये सारे फैक्टर्स देख के आपकी औकात नापी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पैसे को देख के आपकी औकात कितनी है वो मेजर नहीं किया जाता, नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को भी देखना होगा। यानी कि फिनेंशियल पर्सपेक्टिव के कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसको रिमूव करने के लिए नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस किया, जिसके एडवांटेज बनेंगे जो नो फिनेंशियल के डिसएडवांटेज थे वो। फॉर एग्जांपल, फिनेंशियल मेजर का कुछ डिसएडवांटेज था कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचो तो आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दोगे। सेकंड इज शॉर्ट टर्मिज्म अप्रोच होगा। थर्ड इज फिनेंशियल इन्फो को मैनिपुलेट किया जाता है। यही डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए नॉन फिनेंशियल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसके एडवांटेज बनेंगे, इसके डिसएडवांटेज है वो कि क्वालिटी भी कंसीडर होगी, आपका शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अप्रोच होगा। यहाँ तक ठीक है, यस। पर ये फिनेंशियल मेजर्स के कुछ एडवांटेजेस भी थे कि ये क्वान्टिफाइबल था, कि क्वान्टिफाई किया जाता था। सेकंड इज कंपेयर किया जा सकता है, एंड लिंक टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके एडवांटेज यहाँ के डिसएडवांटेज बन सकते हैं कि ये कंपेरेबल नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, ये क्वान्टिफाइबल नहीं है, ये कंपेरेबल है, और ये सब्जेक्टिव है कि मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। एंड लास्ट में ह्यूज इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अगेन ये फालतू कॉन्सेप्ट नहीं था, टाइम पास करने के लिए नहीं बोला। केस स्टडी नंबर 12 पेज नंबर 13.49 के ऊपर एक क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, यहाँ से इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड इज बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच। दोस्तों, अभी हम लोग जितनी भी मेथड डिस्कस करेंगे उसमें क्या करेंगे, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफॉर्मेंस मेजर करेंगे ही, पर फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। उसमें सबसे पहली मेथड है बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच। ये क्या करेगा, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफॉर्मेंस मेजर करेगा ही, उसके अलावा 3 और पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंस मेजर करेगा। कौन कौन से 3? कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। सबसे पहले चारों का पर्सपेक्टिव का ओवरव्यू एक बार देखेंगे, उसके बाद सबकी डिटेल्स में जाएंगे।
जाएंगे। सबसे पहला है फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, यानी कि फिनेंशियली मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ वो मैं कहाँ पे मेजर करूँगा, फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। सेकंड इज कस्टमर पर्सपेक्टिव, यानी कि मेरे कस्टमर्स मेरे से कितने सेटिस्फाइड है वो मैं कहाँ पे मेजर करूँगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव। थर्ड इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, यानी कि फिनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए एंड कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए मेरे इंटरनल बिजनेस में मैंने कौन कौन सी प्रोसेस इंप्लीमेंट की है और वो प्रोसेस कैसी है वो मैं कहाँ पे मेजर करूँगा, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट में है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, यानी कि लर्निंग के बारे में मैं कितना सोच रहा हूँ, ग्रोथ के बारे में कितना सोच रहा हूँ, कुछ इनोवेटिव करने के बारे में क्या सोच रहा हूँ, वो कहाँ पे मेजर होगा, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वन बाय वन सारी डिटेल्स में जाएंगे, पर उससे पहले कंपनी क्या करेगी, ये चारों पर्सपेक्टिव के लिए कंपनी सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगी कि मुझे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करना है। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट किए उसके बाद एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस क्या है वो मेजर करेगी, और वो मेजर करने के लिए कंपनी सेट करेगी मेजर्स। एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद कंपनी नया टारगेट सेट करेगी, और वो टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी इनिशिएटिव्स लेके। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन सारे पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं। सबसे पहला है फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, यानी कि मेरे शेयर होल्डर्स के सामने मेरी क्या इंप्रेशन है वो मैं कहाँ पे मेजर करूँगा, फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, मुझे सेल्स इंक्रीज करना है। उसको मैं मेजर कैसे करूँगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है। ठीक है, सेकेंड इज कस्टमर बिजनेस पर्सपेक्टिव, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्या सेट करूँगा कि मेरे कस्टमर्स को टाइम पे डिलीवरी मिलनी चाहिए तो ही मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। वो उसको मैं मेजर कैसे करूँगा कि अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ टाइमली डिलीवरी कितनी है। सेकंड इज जीरो रिकॉल पॉलिसी, कि मेरे गुड्स मेरे कस्टमर के द्वारा रिटर्न नहीं होने चाहिए, पर उसको मैं मेजर कैसे करूँगा कि नंबर ऑफ रिटर्न्स एग्जिस्टिंग कितने हैं। एंड थर्ड इज नो स्टॉक आउट, मेरी कंपनी के अंदर स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जब भी कस्टमर गुड्स लेना है उस टाइम पे उसको गुड्स मिलने चाहिए, पर उसको मैं मेजर कैसे करूँगा कि नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स एग्जिस्टिंग टाइम पे कितने हैं। और लेवल ऑफ इन्वेंट्री का लेवल क्या है तो मुझे पता चलेगा कि स्टॉक आउट की सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिनेंशियल एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव क्लियर है। थर्ड इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, इसको ध्यान से सुनना। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फिनेंशियल एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आपको अचीव करना है तो आपने आपके बिजनेस में कौन कौन सी प्रोसेस इंप्लीमेंट की है वो आप मेजर करोगे, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। यानी कि फॉर एग्जांपल कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी देना इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और वो टाइम पे डिलीवरी देने के लिए आपने कौन कौन सी प्रोसेस इंप्लीमेंट की है वो आप कहाँ पे मेजर करोगे, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। यहाँ पे वही लिखा है कि आपका फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज अर्निंग एंड कस्टमर ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो उस हिसाब से आपका इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव होगा एस्टैब्लिशिंग टोल फ्री लाइंस एस्टैब्लिश करो तो कि आपके कस्टमर्स भी आपसे सेटिस्फाइड होंगे और फिनेंशियली भी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। एंड है सेटिंग सर्विस सेंटर्स इन मेजर सिटीज़, ताकि आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होंगे एंड फिनेंशियली आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होंगे और फिनेंशियली भी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। TQM को मेजर कैसे करूंगा कि एग्जिस्टिंग डिफेक्टिव आइटम्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है। सेकेंड इज जीरो आइडल टाइम इज योर ऑब्जेक्टिव इन इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, उसको मेजर कैसे करेंगे, आर स्पेंट ऑन वेटिंग टाइम, एग्जिस्टिंग वेटिंग टाइम पे कितने आर स्पेंड हो रहे हैं ताकि पता चलेगा कि आइडल टाइम कितना है। थर्ड इज क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कोई नया प्रोडक्ट देना डिस्काउंट के साथ। उसको मेजर कैसे करेंगे कि प्रोडक्ट्स परचेज पर कस्टमर, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और फिनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स चालू किया, अभी वो सक्सेसफुल कितना हुआ वो मेजर कैसे करेंगे कि प्रोडक्ट परचेस पर कस्टमर कितने प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन एक बार फटाफट एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, वापस एक बार डिस्कस करूँगा। कस्टमर पर्सपेक्टिव यानी कि आपके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है वो। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव यानी कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस कितनी अच्छी है वो। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल हमने ओल्ड कोर्स की PM में से ही निकाला है। यहाँ पे क्या है, आपको मेजर्स दिए हुए हैं, मेजर्स के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि पर्सपेक्टिव कौन सा होगा। यानी कि मेजर्स के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन से पर्सपेक्टिव में फॉल होगा। सबसे पहले दो है वो है होटल इंडस्ट्री के लिए, ये दोनों पढ़ के आपको ये बताना है कि कौन सा कस्टमर पर्सपेक्टिव में होगा एंड कौन सा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है पर ये मेरे घर का एग्जाम्पल नहीं है, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में से ही उठाया है, ओल्ड कोर्स की PM में से। सबसे पहले दो है हॉस्पिटल के लिए है।
वीकली पेशेंट कंप्लेंट एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये दोनों में से क्या लगता है कि कौन सा कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा एंड कौन सा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स सेटिस्फाइड कितने हैं वो मैं कहाँ पे मेजर करूँगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव में। एंड वीकली पेशेंट कंप्लेंट्स, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने हॉस्पिटल में कौन कौन सी प्रोसेस इंप्लीमेंट की है वो कितनी अच्छी है वो मुझे मेजर करना हो, तो कस्टमर कंप्लेंट कितनी कर रहे हैं वो उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा। तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे आएगा कस्टमर में और ये आएगा इंटरनल बिजनेस में, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर फॉर होटल, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कस्टमर में आएगा एंड कौन सा इंटरनल बिजनेस में आएगा। परसेंटेज रिपीट कस्टमर एंड स्टाफ आवर्स पर गेस्ट, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स कितने रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपके कस्टमर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड हैं, यानी कि यह आएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव में। एंड स्टाफ आवर्स पर गेस्ट, यानी कि पर गेस्ट के लिए आपका स्टाफ कितने घंटे अलॉट कर रहा है, तो वो आपकी प्रोसेस कितनी अच्छी है उसके बेसिस पे मेजर होगा। तो यानी कि स्टाफ आवर्स पर गेस्ट आएगा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड परसेंटेज रिपीट कस्टमर आएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट टू इज फॉर फ्लाइट इंडस्ट्री कि फ्लाइट कैंसलेशन रेट एंड ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एयरलाइन। तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स को अगर सेटिस्फाई करना है तो फ्लाइट कैंसलेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, तो ये आएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव। और ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एयरलाइंस, यानी कि जब भी आप कस्टमर आपके पास सर्विस ले रहा है तब आपको उसको कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो, यानी कि आपकी इंटरनल प्रोसेस कितनी अच्छी है। तो इन शॉर्ट ऑनलाइन परफॉर्मेंस ऑफ एयरलाइन आएगा इंटरनल बिजनेस एंड फ्लाइट कैंसलेशन रेट आएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव। ये मेरे घर का एग्जाम्पल नहीं था, ऑल कोर्स की पीएम में से ही उठाया हुआ था, ठीक है। एंड लास्ट में रहेगा कि लर्निंग एंड ग्रोथ, आप ग्रोथ के बारे में क्या सोच रहे हो, आप लर्निंग के बारे में क्या सोच रहे हो, आप इनोवेशन के बारे में क्या सोच रहे हो, वो कहाँ पे आएगा, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप कितना ग्रो करोगे वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पीपल यानी कि एम्प्लॉय कितने हैं, सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटी आपके पास क्या है, लास्ट में है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर, कौन कौन सी प्रोसीजर आप ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हो, ठीक है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है लर्निंग एंड ग्रोथ में कि आपको टेक्नोलॉजी लीडरशिप बनना है, पर उसको मेजर कैसे करेंगे भैया, अभी R&D के अंदर कितना स्पेंड कर रहे हो। सेकेंड इज इंक्रीज नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि आप ग्रो कर पाओगे, तो वो आपको ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आपको इंक्रीज करने हैं, उसको मेजर करेंगे। नंबर ऑफ कस्टमर्स बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स, कितने कस्टमर्स हैं वो न्यू प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। थर्ड इज स्किल डेवलपमेंट इज योर ऑब्जेक्टिव, कि आपके एम्प्लॉइज़ की स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। मेज़र कैसे करेंगे, ट्रेनिंग आर्स अंडरगोन, कितनी आर्स की ट्रेनिंग दी उससे मेज़र करेंगे। तो इन शॉर्ट फिनेंशियल, सिर्फ और सिर्फ पैसे, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस कितनी अच्छी है, एंड लर्निंग एंड ग्रोथ यानी कि कुछ नया करने के बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच कंपनी के अंदर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर नहीं पाता, क्यों, उसके 4 रीजन्स हैं। सबसे पहला है कि लोगों को लगता है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए बनाया है। सेकेंड इज कंपनी क्या करेगी कि दूसरी कंपनी का बैलेंस स्कोरकार्ड खुद की कंपनी में कॉपी मार देगा, या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या करेगा कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए बिना ये ऑथोरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ किसी को ट्रांसफर करेगा, मिडिल लेवल या तो बॉटम लेवल को। एंड लास्ट में है मैनेजर को लगता है कि मैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि मैं बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, तो ये गलत अप्रोच है। तो इन शॉर्ट बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड को प्यार से कहा जाता है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। फटाफट ये देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहली चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करोगे वो एक ही चीज़ के लिए करोगे, वो है आपका विज़न। विज़न का मतलब आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि 10, 15, 20, 25 साल बाद आप क्या करना चाहते हो, उसको कहते हैं विज़न। तो यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करोगे वो एक ही चीज़ के लिए करोगे, वो है विज़न। और ये विज़न अचीव करना है तो आपको 2 चीज़ें अचीव करनी होगी, मार्केट में सक्सेसफुल बनना होगा एंड फिनेंशियली सक्सेसफुल बनना होगा। अगर आपने ये 2 चीज़ें अचीव कर ली तो आपका विज़न अचीव हुआ ऐसा कहा जाएगा। अच्छा, ये मार्केट में सक्सेस अचीव हुआ ऐसा कब कहा जाएगा, जब आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड हैं। एंड फिनेंशियली सक्सेस मिला ऐसा कब कहा जाएगा, जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। एंड कस्टमर सेटिस्फाइड कब होंगे, जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी एंड टाइम पे डिलीवरी मिलेगी। एंड आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है वैसा कब कहा जाएगा, जब आपका साइकिल टाइम कम होगा एंड आपका वेस्ट कम होगा। साइकिल टाइम का मतलब होता है कि कस्टमर की इंक्वायरी आई, वहाँ से लेके कस्टमर को डिलीवरी मिली, वहाँ तक का टाइम, तो साइकिल टाइम कम होना चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर आपको विजन अचीव करना है तो आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनना होगा एंड फिनेंशियली सक्सेसफुल बनना होगा। मार्केट में तब बन पाएंगे जब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, एंड कस्टमर तब सेटिस्फाइड होंगे जब आपकी क्वालिटी एंड डिलीवरी अच्छी होगी।
एंड फिनेंशियली तब सक्सेसफुल बन पाएंगे जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी एंड आपका साइकिल टाइम एंड वेस्ट कम होगा, तब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर ये 4 चीज़ें आपने अचीव कर ली तो आपका विजन अचीव हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यस दोस्तों, हमारा चैप्टर है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो हम लोग कोई भी चीज़ बात करेंगे उसमें एक चीज़ तो इंक्लूड करेंगे ही कि परफॉर्मेंस मेजर करना है। तो यानी कि कंपनी को अगर विजन अचीव करना है तो ये 4 चीज़ें अचीव करनी होगी। तो कंपनी क्या करेगी, ये चारों चीज़ों के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, फिर वो ऑब्जेक्टिव में कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए मेजर सेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी का मेजर क्या हो सकता है कि अचीवमेंट ऑफ द डिजाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड इन परसेंटेज टर्म्स में कितनी क्वालिटी अचीव हुई है। एंड कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस, जितना आफ्टर सेल्स सर्विस कॉस्ट कम उतनी गुड्स की ओरिजिनल क्वालिटी अच्छी। डिलीवरी को कैसे मेजर करेंगे कि गुड्स अचीविंग प्लान डिलीवरी डेट। साइकिल टाइम को कैसे मेजर करेंगे कि एवरेज साइकिल टाइम। एंड वेस्ट को कैसे मेजर करेंगे कि आइडल मशीन कैपेसिटी, मशीन कितना टाइम आइडल रहता है उससे पता चलेगा वेस्ट का डिटेल में डिस्कशन चैप्टर नंबर 3 के अंदर होगा, पर यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है वेस्ट का कि मशीन आइडल होगा तो उसको कहा जाएगा मशीन वेस्ट है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 8.20 उसके अंदर आपको दिया था कि एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी करो। कंपनी का कुछ डेटा दिया था, डेटा के अंदर क्या क्या था, ये सब चीज़ों का फिगर्स में डेटा दिया था कि गुड्स अचीवमेंट ऑफ द डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड इन परसेंटेज टर्म्स, कि इतने इतने गुड्स है जिसका इतना इतना परसेंटेज क्वालिटी स्टैंडर्ड अचीव हुआ था। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस कितना था, डिलीवरी टाइम ये था, साइकिल टाइम ये था, वेस्ट ये था। तो उसके बेसिस पे आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये सब चीज़ें डिसाइड करनी होगी और अल्टीमेटली दिखाना होगा कि कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड होंगे, यानी कि मार्केट में कितना सक्सेस मिला होगा, प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी थी, उससे फिनेंशियली कितना सक्सेस मिला होगा एंड अल्टीमेटली विजन अचीव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक ठीक है? यस। तो इन शॉर्ट परफॉर्मेंस पिरामिड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एक छोटी सी नोट यहाँ पे दी है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है विजन अचीव करो, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव होगा एंड अल्टीमेटली आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा। एंड परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा, सबसे पहले आप इसको मेजर करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें कितना सक्सेस मिला, उसके बाद पता चलेगा इसमें कितना सक्सेस मिला एंड अल्टीमेटली इसमें कितना सक्सेस मिला। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो टॉप टू बॉटम होंगे एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो होगा वो बॉटम टू टॉप होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एंड एक और चीज़ कि ये कस्टमर एंड प्रोडक्टिविटी में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा। मार्केट में जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस के साथ आपको कोप अप करना होगा, आप रिजिड नहीं बन सकते। इन शॉर्ट आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा। तो ये मेथड क्या कहना चाहती है वो क्लियर है? ठीक है, यस। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। उससे पहले एक बार ओवरव्यू में क्या हुआ था वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया विद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उसके बाद डिस्कस किया कि आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, उसके बाद प्योर फिनेंशियल पर्सपेक्टिव जिसके अंदर 4 मेथड देखी, फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल देखा, उसमें बैलेंस कोड का डिस्कस किया एंड परफॉर्मेंस पिरामिड देखा। अभी आ रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पे। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, जिसको प्यार से कहा जाता है F&M मॉडल या तो रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स मॉडल। तो सबसे पहली चीज़ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कहना क्या चाहता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस एंड रिवॉर्ड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन से, उसके बाद देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है एंड अल्टीमेटली रिवॉर्ड्स क्या होता है। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि कंपनी अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है वो ऑब्जेक्टिव्स को प्यार से क्या कहेंगे, डायमेंशन। एंड डायमेंशंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि जिसके बेसिस पे मेरा रिजल्ट डिटर्मिन होगा एंड रिजल्ट का मतलब तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी को अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर 4 चीज़ आएगी एंड रिजल्ट के अंदर 2 चीज़ आएगी, यानी कि ये 4 चीज़ों के बेसिस पे आपको 2 चीज़ें मिलेगी, डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें कहना क्या चाहती है वो देखेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल्स में जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिजल्ट से कि कंपनी को अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। तो उसमें 2 चीज़ आएगी, फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। फिनेंशियल परफॉर्मेंस समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी को फिनेंशियली कितना सक्सेसफुल बनना है, उसको क्या कहेंगे, फिनेंशियल परफॉर्मेंस। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, कंपनी क्या फोकस होगा कि मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, वो आएगा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें अचीव करनी है, ये दोनों चीज़ें अचीव करनी है तो 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। रिजल्ट्स अचीव करना है तो डिटर्मिनेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। कौन कौन से 4 डिटर्मिनेंट्स, उसकी मेमोरी टेक्निक है फिर क्यों। F मतलब फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप कितने रिजिड नहीं हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, मार्केट के अंदर कोई भी चेंज आया उसके साथ आप कितना अडॉप्शन ले रहे हो, कितना कोप अप कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। आई मतलब इनोवेशन, इनोवेशन समझाने की जरूरत नहीं है कि कितना नया सोचने के बारे में फोकस करेंगे। आर मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर या तो फिनेंशियल या कोई भी टाइप का रिसोर्स, वो रिसोर्सेज का आप कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितना यूटिलाइजेशन करेंगे, वो कहाँ पे आएगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एंड क्यू मतलब क्वालिटी, यानी कि आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो आपको ये दो चीज़ें मिलेगी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे फोकस करेंगे तो भी आपको ये दो चीज़ें मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी फोकस करेंगे तो ये दो चीज़ें मिलेगी, एंड अल्टीमेटली इनोवेशन पे भी फोकस करेंगे तो ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी। तो ये चार चीज़ों के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आपको ये दो चीज़ें उतनी ज़्यादा मिलेगी। डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे रिजल्ट्स उतना बेटर मिलेगा। सबसे पहले अभी डिटेल्स के अंदर जाएंगे, एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक स्कूल का एग्जांपल, कोई स्कूल अपना परफॉर्मेंस मेजर कर रही है बेस्ड ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। देखो ध्यान से सुनना, हमारे चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। तो इसके अंदर कोई भी टॉपिक होगा उसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तो बात 100% होगी। तो यानी कि डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट में मेरा कैसा परफॉर्मेंस है वो मुझे मेजर करना होगा अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्कूल बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अप्लाई करेगी तो उस केस में वो डिटर्मिनेंट्स में कैसे परफॉर्मेंस मेजर करेगी एंड रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेगी। तो कहने से स्कूल की क्वालिटी वो कैसे मेजर होगी कि स्टूडेंट पास परसेंटेज, कितने स्टूडेंट्स पास हुए, उससे पता चलेगा कि स्कूल की क्वालिटी क्या है। स्कूल के केस में रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो स्कूल के केस में रिसोर्सेज होते हैं उसके टीचर्स, टीचर्स का यूटिलाइजेशन मतलब स्टूडेंट्स टू टीचर रेशियो अगर मैं मेजर करता हूं तो मुझे ये पता चलेगा कि स्कूल का रिसोर्स यूटिलाइजेशन के मामले में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, वो मुझे पता चलेगा स्टूडेंट्स टीचर्स टू स्टूडेंट्स रेशियो देख के। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन इस तरह से मेजर कर सकता हूँ। स्कूल के केस में मैं फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेजर कर सकता हूँ, कहने से ऑनलाइन लेक्चर सपोर्ट या तो ऑफरिंग वीकेंड कोर्सेज। कोविड-19 की सिचुएशन आने के बेसिस पे स्कूल्स को ऑनलाइन लेक्चर सपोर्ट के तरफ जाना ही होगा, यानी कि स्कूल फ्लेक्सिबल है ऐसा कहा जाएगा, रिजिड नहीं है। मार्केट के अंदर कोई चेंज आया तो अकॉर्डिंगली खुद भी अडॉप्ट करेंगे, उसको कहेंगे फ्लेक्सिबल। एंड अल्टीमेटली इनोवेशन, तो स्कूल के केस में इनोवेटिव क्या हो सकता है, कहना इसे न्यू कोर्सेज। तो अगर स्कूल बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अडॉप्ट करेगी उसको परफॉर्मेंस मेजर करना होगा, डिटर्मिनेंट्स का परफॉर्मेंस मेजर करना होगा तो इस तरह से करेगी। क्वालिटी में कैसा परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स पास परसेंटेज देख के। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में कैसा परफॉर्मेंस है वो देखेगी, टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो। फ्लेक्सिबिलिटी में कैसा परफॉर्मेंस है, ऑनलाइन लेक्चर सपोर्ट, ऑफरिंग वीकेंड कोर्सेज। एंड इनोवेशन में न्यू कोर्सेज। एंड स्कूल के केस में फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा, कहने से एनालाइजिंग द वेरिएंसेस इन ट्यूशन फीस और एक्सपेंसेस बाय कंपेयरिंग बजट एंड एक्चुअल। मैं मेरा बजट बनाऊंगा और एक्चुअल देखूंगा और कंपेयर करूंगा क्या डिफरेंस है, तो मुझे पता चलेगा मेरा फिनेंशियल परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, लिक्विडिटी रेशियोज हो सकते हैं, मार्केट रेशियोज हो सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा फिनेंशियल परफॉर्मेंस कितना है। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस स्कूल के केस में क्या हो सकता है, यानी कि कॉम्पिटिटर के मुकाबले मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ वो कहाँ पाएगा, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। तो स्कूल के केस में कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मेजर करना हो तो क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन से बेसिस पे आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। तो कहने से कन्वर्जन ऑफ इंक्वायरी इनटू एनरोलमेंट, मेरे कॉम्पिटिटर के वहाँ कितनी इंक्वायरी थी, मेरे पास कितनी इंक्वायरी आई, दोनों के केस में एनरोलमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया कि एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। प्राइस पर यूनिट एंड टोटल रेवेन्यू, यानी कि सब्जेक्ट वाइज फीस एंड टोटल फीस मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे कितनी है और मैंने कॉम्पिटिटर के वहाँ पे कितनी है। एक्सपेंसेस कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे फैकल्टी की सैलरी क्या है, ट्यूशन मटेरियल पे कितना खर्चा होगा, मेरे यहाँ पे कितना है और मेरे कॉम्पिटिटर के वहाँ पे कितना है। एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस मेजर कर सकता हूँ कि पास परसेंटेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, की क्वालिटी ऑफ सर्विस मेरे यहाँ पे कितनी है और कॉम्पिटिटर के वहाँ पे कितनी है। तो इन शॉर्ट स्कूल के केस में या तो रेवेन्यू कंपेयर कर सकता हूँ, एक्सपेंस कंपेयर कर सकता हूँ, क्वालिटी कंपेयर कर सकता हूँ, कन्वर्जन ऑफ इंक्वायरी इनटू एनरोलमेंट कर सकता हूँ। कौन कौन सी चीज़ें, रेवेन्यू, एक्सपेंस, क्वालिटी, कन्वर्जन ऑफ इंक्वायरी इनटू एनरोलमेंट। तो स्कूल के केस में ये सब चीज़ें मैं मेजर कर सकता हूँ। तो ये स्कूल का एग्जाम्पल जो भी मैंने डिस्कस किया कि ये चार चीज़ें डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे, ये दो चीज़ें रिजल्ट्स के बेसिस पे, ये मेरे घर का एग्जाम्पल नहीं था। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे पेज नंबर 8.50 के ऊपर, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वही क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज़ें की थी। क्वेश्चन के अंदर था कि कोई एक स्कूल है वो अपना परफॉर्मेंस मेजर कर रही है बेस्ड ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, उसके अंदर आपको इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। तो आप ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि कुरियर एजेंसी के केस में मुझे अगर परफॉर्मेंस मेजर करना है बेस्ड ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो कहना है ये डिटर्मिनेंट्स के 4 फैक्टर्स एंड रिजल्ट्स के 2 फैक्टर्स का मैंने अगर परफॉर्मेंस मेजर कर लिया तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि मैंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से परफॉर्मेंस मेजर किया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से, उसमें सबसे पहला है क्वालिटी।
कहना है कुरियर एजेंसी के केस में मुझे क्वालिटी का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो मुझे ये देखना होगा कि उसकी डिलीवरी सर्विस कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी डिलीवरी सर्विस उतनी अच्छी क्वालिटी। सेकंड इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कुरियर एजेंसी के पास रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, कहने से उसके जितने भी डिलीवरी स्टाफ है वो उसके रिसोर्सेज हैं, डिलीवरी करने के लिए जितने भी व्हीकल्स का यूज़ होता है वो व्हीकल्स उसके रिसोर्सेज हैं। तो यानी कि एफिशिएंसी इन कलेक्टिंग कुरियर पर स्टाफ और पर व्हीकल, ये मैं अगर मेज़र कर सकता हूँ तो कहने से मैं ये मेज़र कर सकता हूँ कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कितना अच्छा हुआ। थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कुरियर एजेंसी कोई फ्लेक्सिबल है कि नहीं वो मुझे मेजर करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो कहने से यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि सॉल्विंग लेट कलेक्शन प्रॉब्लम बाय शॉर्ट टर्म सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द कलेक्शन। कुरियर एजेंसी के अंदर एक प्रॉब्लम था कि लेट कलेक्शन का प्रॉब्लम, उसको सोल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया। तो ऐसा कहा जाएगा कि कुरियर एजेंसी ने फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया। कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे कि एक लेट कलेक्शन की प्रॉब्लम है, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया कि लॉन्ग टर्म में देखेंगे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर अभी कस्टमर की डिमांड को प्रायोरिटी देते हुए उसने शॉर्ट टर्म सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया, यानी कि कुरियर एजेंसी ने फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया। लास्ट पॉइंट इज इनोवेशन, कुरियर एजेंसी इनोवेटिव कर रही है कुछ कि नहीं वो मुझे मेजर करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि न्यू वेज ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस लाइक पॉइंट टेबल। ये मेरे घर के एग्जाम्पल नहीं है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 8.55 के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि उस केस में कुरियर एजेंसी का एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर हो रहा था बेस्ड ऑन पॉइंट टेबल। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ऐसा कह रहा है कि कुरियर एजेंसी ने कोई नया अप्रोच अपनाया परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, यानी कि कुरियर एजेंसी का परफॉर्मेंस इनोवेशन के मामले में अच्छा है। कुरियर एजेंसी का परफॉर्मेंस मुझे मेजर करना हो बेस्ड ऑन फिनेंशियल परफॉर्मेंस तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो कहने से उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में देखूंगा कि कुरियर एजेंसी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कितने अच्छे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज देखूंगा कि डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है, वेंडर्स पेमेंट पीरियड क्या है, ये सब देख के मुझे पता चलेगा कि कुरियर एजेंसी के केस में फिनेंशियल परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। वही कुरियर एजेंसी के केस में मुझे कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मेजर करना हो तो किस तरह से कर सकता हूँ। तो कहने से मेरे पास मार्केट शेयर का डेटा अवेलेबल है कि पिछले साल मेरा मार्केट शेयर कितना था, करंट ईयर में मार्केट शेयर कितना है। अगर मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। सेल्स ग्रोथ देख के पता चलेगा कि मैं सेल्स कितना ग्रो कर रहा है, तो उससे पता चलेगा कि मैं कॉम्पिटिटर के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो ये सब पॉइंट है। एक चीज़ ध्यान से समझना, ये कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में हमने एक चीज़ देखी कि हम क्या करेंगे कि हमारा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस देखेंगे और कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस देखेंगे। पर मेरा सवाल है कि कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस देखने के बाद कॉम्पिटिटर के साथ डेटा कंपेयर तो करना होगा। तो सवाल है कि कॉम्पिटिटर का डेटा मैं निकालूंगा कहाँ से। इस एग्जांपल में, स्कूल के एग्जांपल में, कन्वर्जन ऑफ इंक्वायरी इनटू एनरोलमेंट मुझे करना है कि मेरे पास कितनी इंक्वायरी आई और एनरोलमेंट कितना हुआ, कॉम्पिटिटर के पास कितनी इंक्वायरी आई और एनरोलमेंट कितना होगा। तो ये चीज़ कंपेयर करने के लिए कहने से मेरे पास कॉम्पिटिटर का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसके पास डेटा अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी में अराइज। दूसरा एग्जांपल कि फूड इंडस्ट्री के केस में डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो यानी कि कोई फूड इंडस्ट्री को अगर आपको डेटा कंपेयर करना है कॉम्पिटिटर का कितना है और खुद का कितना है, तो उसके केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि कॉम्पिटिटर का डेटा निकालेंगे कहाँ से। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे, स्कूल का एंड कुरियर एजेंसी का। थर्ड एग्जाम्पल होटल का है, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 8.55 के ऊपर। वो केस में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से भी परफॉर्मेंस मेजर हो रहा था, बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई था एंड एनजीओ का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई था। ये दोनों कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो केस स्टडी के एग्जाम्पल डालने का एक ही मेरा मोटिव था कि अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपने स्कूल्स का एग्जाम्पल देख लिया, कुरियर एजेंसी के केस में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से परफॉर्मेंस कैसे मेजर होता है वो एक बार देख लिया, तो फिर शायद केस स्टडीज देखने का आपको टाइम नहीं भी रहा, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि यार स्कूल के बारे में हमें ये तो पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाएगा, कि क्वालिटी मेजर करनी है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मेजर करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है, इनोवेशन मेजर करना है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ मेजर करनी है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। आप आसानी से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेरा एक ही मोटिव था कि आप एग्जाम के अंदर सीधा सीधा ये पढ़ा है तो एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्लिक होना चाहिए। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर हमने अभी तक क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस एंड रिवॉर्ड्स। अभी तक हमने देखा कि डायमेंशन क्या होता है, कि कंपनी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है उसको डायमेंशन कहेंगे। डायमेंशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स हमें ये कहेगा कि जितने भी डायमेंशन है
कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर 4 पॉइंट्स, रिजल्ट्स के अंदर 2 पॉइंट्स, ये 6 फैक्टर्स के अंदर आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो करेंगे ही। तो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट आइडियली कैसा होना चाहिए वो हमें कौन बताएगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमें एक चीज़ बताता है कि हाउ परफॉर्मेंस मेजरमेंट शुड बी, आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा होना चाहिए। 3 फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना होगा और आपको अच्छे से परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है। तो पहला पॉइंट इक्विटी, कि आपका जो भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए, किसी के लिए भी आपको बायसनेस नहीं करनी, तो ही आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट अच्छा है ऐसा कहा जाएगा। आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट भले ही कोई भी तरह से करो पर वो इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट आया तो भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड खराब रिजल्ट आया तो भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इश्यू को क्या कहेंगे कि रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, यानी कि ओनरशिप दी। इस केस में आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो करेंगे ही, कि क्वालिटी में परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे, पर क्वालिटी के केस में किसकी ओनरशिप है, यानी कि क्वालिटी का जो भी रिजल्ट आया उसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में किसकी ओनरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी में किसकी ओनरशिप एंड इनोवेशन में किसकी ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल एक होटल के केस में अच्छा फूड बनाना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जाहिर सी बात है कि जो भी शेफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहने से होटल के केस में, रेस्टोरेंट के केस में क्वालिटी की ओनरशिप किसको देनी होगी? जो भी शेफ है उसकी। यही चीज़ आपको करनी है कि सबसे पहले स्टेट करना है कि इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप, जो भी डायमेंशंस, जो भी डिटर्मिनेंट्स एंड जो भी रिजल्ट्स है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी कि कौन से डिटर्मिनेंट्स के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कौन से रिजल्ट्स के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ओनरशिप किसकी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अचीवेबल, आपका जो भी परफॉर्मेंस मेजर हो उसके लिए आप जो भी टारगेट सेट करो वो टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए, उसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशंस देख लिया, स्टैंडर्ड्स देख लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स कहता है कि अगर आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट अचीव करना है तो आपको एम्प्लॉयज़ को कुछ रिवॉर्ड्स भी देने होंगे। रिवॉर्ड्स के अंदर आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट इज मोटिवेशन, एम्प्लॉय को कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए वो परफॉर्मेंस मेजर अचीव करने के लिए, परफॉर्मेंस के टारगेट्स अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, बोनस ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टाफ बेस्ड ऑन सेल्स, आप जितना ज़्यादा सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम के साथ रिवॉर्ड्स को लिंक करना होगा कि आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस मेजर करेंगे उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेशन को प्रमोट करे। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर, आपका जो भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होगी, जो भी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो भी सिस्टम होगी एंड रिवॉर्ड्स देने के लिए जो भी सिस्टम होगी वो क्लियरली कम्युनिकेट करनी होगी एम्प्लॉइज को। रिवॉर्ड स्कीम टू बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, दैट इज हाउ परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड एंड रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंगली कैसे दिए जाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलेबिलिटी, आप जो भी परफॉर्मेंस मेजर करो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ध्यान में रखना, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही फैक्टर्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर करना जो फैक्टर्स एम्प्लॉइज के कंट्रोल में है, जो फैक्टर्स एम्प्लॉइज के कंट्रोल में नहीं है वो परफॉर्मेंस मेजर में बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना। ये रिवॉर्ड्स के 3 पॉइंट्स हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो मोटिवेट करे, क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा एंड कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हमारा खत्म होता है। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म की मेथड हमें कहती है कि आपने जितनी भी मेथड्स अभी तक यूज़ की उसमें आपने एक चीज़ तो कंसीडर करी कि नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को तो कंसीडर किया कि आपके कस्टमर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड है, आपकी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस कितनी अच्छी है, आप इनोवेशन, लर्निंग, ग्रोथ, ये सब चीज़ों पे क्या ध्यान दे रहे हो वो तो आपने कंसीडर किया। पर आपने सबसे बड़ी एक चीज़ इग्नोर की, वो है कि बाकी के नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स का क्या, बाकी के स्टेक होल्डर्स का क्या, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी क्या शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर के द्वारा ही चल रही है? नहीं, बाकी के स्टेक होल्डर्स भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उसके बारे में आप कब सोचोगे? यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस पिरामिड, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये सारी जितनी भी मेथड्स थी उसके जो डिसएडवांटेज थे कि बाकी के स्टेक होल्डर्स को कंसीडर नहीं किया जाता था, उसको रिमूव करने के लिए परफॉर्मेंस प्रिज्म को इंट्रोड्यूस किया। ये हमें बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचना, पर आपको एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, सोसाइटी एट लार्ज सबके बारे में आपको सोचना होगा। तो ये आखिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेगा कैसे? 5 फैक्टर्स के बेसिस पे ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेगा। उसमें सबसे पहला है स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो कितने सेटिस्फाइड है। उसके नाम में ही लिखा है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो आपसे कितने सेटिस्फाइड है, वो आपको मेजर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉई आपका एक स्टेक होल्डर है, वो कितना सेटिस्फाइड है वो मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो देखोगे, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स एम्प्लॉय ने कितने की वो देखोगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको कंसीडर करना है कि आपके स्टेक होल्डर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड है। नंबर 2, तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि आपके स्टेक होल्डर्स आपके पास क्या एक्सपेक्ट करेंगे और उसको आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो। सेकेंड नंबर के पॉइंट में स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन में आप ये देखोगे कि आप
स्टेक होल्डर के पास से क्या एक्सपेक्ट करोगे और स्टेक होल्डर वो सेटिस्फाई कैसे करेगा। तो नंबर 1 स्टेक होल्डर को आप सेटिस्फाई करोगे, नंबर 2 वो सेटिस्फाई करने के बदले आप भी कुछ एक्सपेक्ट करोगे स्टेक होल्डर के पास से। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज के पास से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एम्प्लॉय अच्छा काम दे, उसको मेजर कैसे करेंगे, एम्प्लॉय एफिशिएंसी, ऑन टाइम डिलीवरी बाय द डिलीवरी स्टाफ, डिलीवरी स्टाफ को आप सेटिस्फाई करो तो उसके पास से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ऑन टाइम डिलीवरी दे। ठीक उसी तरह कस्टमर को अच्छी सर्विस दो तो उसके बदले आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो अच्छा रेवेन्यू दे, बेटर सर्विसेज टू कस्टमर इन रिटर्न ऑफ द रेवेन्यू, बेटर पे और ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ द इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। तो स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन एंड स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो क्लियर है। थर्ड इज स्ट्रेटेजी, ये बोलता है कि स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए एंड स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन लेने के लिए आप अपनी बिजनेस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हो, वो स्ट्रेटेजीज कितनी अच्छी है उसका परफॉर्मेंस मेजर करो। यानी कि एम्प्लॉय के पास से कुछ लेने के लिए एम्प्लॉय स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लो कि अच्छा पेमेंट दूंगा तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी होगा एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी देगा, या तो मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा तो उसको रिटर्न करने के लिए, तो ये सब चीज़ों से हो सकता है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी हुई। उसको मेजर कैसे करेंगे कि एम्प्लॉय रिटेन्ड आफ्टर पे हाइक, पे हाइक देने के बाद भी कितने एम्प्लॉइज रिटर्न हुए, उससे पता चलेगा मेरी स्ट्रेटेजी ने काम किया कि नहीं किया। मेरे स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस मेजरमेंट इस तरह से कर सकता हूँ। फोर्थ इज प्रोसेस, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो, वो स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोसेसेस जो भी चाहिए वो प्रोसेसेस कितनी अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ को सिर्फ पे हाइक देने से नहीं होगा, अच्छी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी होनी चाहिए, तब भी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। यानी कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस या तो ट्रेनिंग प्रोसेस कितनी अच्छी है उससे प्रूव होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा एंड स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। एंड प्रोसेस के बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि कैपेबिलिटी, कि आपके पास खुद औकात है भी या नहीं ये प्रोसेस और स्ट्रेटेजी और ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने की। फॉर एग्जांपल फिनेंशियल कैपेबिलिटी फॉर सैलरी हाइक, आपको सैलरी हाइक देना है तो आपके पास फिनेंशियल कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट 5 पॉइंट्स कौन कौन से, सबसे पहला है स्टेक होल्डर के पास से सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर खुद सेटिस्फाई होना चाहिए। नंबर 2 स्टेक होल्डर के पास से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर 3 ये दोनों करने के लिए हमने कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की, कौन सी प्रोसेस फॉलो की और अल्टीमेटली हमारे पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ये मेरे घर का एग्जाम्पल नहीं है, अगेन केस स्टडी नंबर 14 पेज नंबर 13.58। उसी एग्जाम्पल में ये एम्प्लॉय की हमने जो भी एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस किया वही केस स्टडी नंबर 14 के अंदर पूछा गया है, आपको देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया परफॉर्मेंस प्रिज्म, इसके बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज है, एक बार देख लेना समझ में आ जाएगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कि बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जितनी भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमने डिस्कस की, फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जितनी भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेथड्स हमने यूज़ की उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो जाहिर सी बात है कि बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होगा। सबसे पहला है हेल्प्स इन सेटिंग टारगेट फॉर मैनेजर्स, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन डिविजन्स, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टेकहोल्डर्स, क्लेरिफाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस। एकदम फालतू कॉन्सेप्ट, फटाफट खत्म करते हैं। सबसे पहला है मैनेजर्स के लिए टारगेट सेट करना हेल्पफुल रहेगा। सेकंड इज डिविजन्स के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। फोर्थ प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। सिक्स्थ प्रोसेसेस भी क्लियर होंगी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमने जितनी भी मेथड्स अभी तक डिस्कस की उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला है कि भाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे इतना फोकस मत करना कि धंधा करना भूल जाओ। सेकेंड इज एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे इतना फोकस मत करना कि दूसरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भूल जाओ। थर्ड इज अगर आउट ऑफ डेट डेटा रखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोच रखी, लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ नहीं सोचा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। 6 पॉइंट कौन कौन से। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए धंधा करना भूल मत जाना। एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए दूसरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भूल मत जाना। आउट ऑफ डेट डेटा रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। डेटा को मिस इंटरप्रेट करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। एंड मिस रिप्रेजेंट करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। एंड शॉर्ट टर्म भी सोच मत रखना, लॉन्ग टर्म भी सोच रखना। ठीक है, तो बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्लियर है। बहुत फालतू कॉन्सेप्ट था, फिर भी एक बार देख लिया। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात की। उसमें फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया जिसके अंदर 4 मेथड्स डिस्कस की। फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंस मेजर किया जिसके अंदर भी 4 मेथड्स यूज़ की।
अभी आएगा कि सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परफॉर्मेंस मेजर करना है तो क्या मेथड यूज होगी। उसके अंदर एक मेथड यूज होगी ट्रिपल बॉटम लाइन, तो अभी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रॉम फिनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों ये 3P पे ऊपर फोकस करेगा। सबसे पहला P प्रॉफिट, सेकंड प्लेनेट एंड थर्ड पीपल। हमने डिस्कस किया वैसे सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर वो आपको मेजर करना हो तो वो यहाँ पे फॉलो होगा। प्रॉफिट समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक वही डिस्कस करते आ रहे थे। सेकंड इज प्लेनेट, यानी कि एनवायरमेंट के लिए कंपनी क्या अच्छा कर रही है, अगर वो मेजर करना हो तो दैट विल फॉलो अंडर दिस कैटेगरी। एंड सोसाइटी, लोगों के लिए क्या अच्छा कर रही है, अगर वो मेजर करना हो तो दैट विल फॉलो अंडर दिस कैटेगरी। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, प्रॉफिट में कुछ एग्जांपल की जरूरत नहीं है। प्लेनेट पे आते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट की कंपनी क्या ट्रीटमेंट दे रही है, उससे पता चलेगा कि एनवायरमेंट के लिए क्या सोच रही है। ऑनलाइन डेटा टू रिड्यूस प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी ने शिफ्ट किया ऑनलाइन डेटाबेस, तो उससे पता चलेगा एनवायरमेंट के बारे में कितना अच्छा सोच रही है। सोसाइटी यानी कि पीपल के लिए एग्जांपल लेते हैं कि फ्री कंसल्टेंसी एंड चेकअप, लोगों को, कोई एक डॉक्टर है, कोई एक हॉस्पिटल है, वो लोगों को फ्री चेकअप दे रहा है, तो यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगा। यस। फॉलोइंग चाइल्ड लेबर लॉ, उससे भी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं वो पता चलेगा। नो मेडिकल नेग्लिजेंस लिटिगेशन, एक भी मेडिकल नेग्लिजेंस का लिटिगेशन नहीं आया, यानी कि लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। तो दोस्तों ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर क्या डिफरेंस है, उससे पहले ये जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया वो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 8.5 के ऊपर से लिया हुआ था, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में क्या था कि वो सिर्फ फिनेंशियल एस्पेक्ट को ही कंसीडर करेगा, यानी कि जो भी हमारे फिनेंशियल एस्पेक्ट में इंटरेस्टेड हैं उसी की इन्फॉर्मेशन नीड सेटिस्फाई होगी। इट कैप्चर्स द इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ ओनली दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फिनेंशियल एस्पेक्ट। पर यहाँ पे किसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सोसाइटी को भी पता चलेगा मेरी कंपनी क्या कर रही है, एनवायरमेंट के लिए क्या अच्छा कर रही है वो भी पता चलेगा, यानी कि इट कैप्चर्स द इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सोसाइटी, गवर्नमेंट, कम्युनिटी लिविंग नियर द फैक्ट्री। ठीक है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन नीड कैप्चर करेगी, वो पहला पॉइंट। सेकंड इज ओनली फिनेंशियल एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कि ऑल द एस्पेक्ट्स इंपैक्टिंग द कंपनीज ऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन नॉट डायरेक्टली इंपैक्टिंग द कंपनी आर कैप्चर्ड। एग्जांपल इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ बाय डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू रिवर, रिवर में वेस्ट डिस्चार्ज करने से इम्पैक्ट की कहाँ कितनी आएगी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, वो भी इसके अंदर कैप्चर किया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हुआ कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे, इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स होंगे, कंपनी के ऑपरेशन को जितने भी एस्पेक्ट्स इंपैक्ट कर रहे हैं वो सारे एस्पेक्ट को इधर इंक्लूड किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग करेंसी एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में क्या था, रिपोर्टिंग करेंसी का यूज होता था परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, पर इसके अंदर कोई एक करेंसी, कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। हो सकता है कितने भी मेजरमेंट हो, नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स भी हो सकते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। नो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इट कैन बी नॉन फिनेंशियल ऑल्सो। तो 3 पॉइंट कौन कौन से, सबसे पहला था किसकी इन्फॉर्मेशन नीड कैप्चर करेगा, सेकंड इज सिर्फ और सिर्फ क्या एस्पेक्ट्स कंसीडर करेगा, नंबर 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है तीन दोनों के अंदर। तो ये भी मेरे घर का एग्जाम्पल नहीं था, केस स्टडी नंबर 15 पेज नंबर 13.62 के ऊपर यही क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रिपल बॉटम लाइन का डिफरेंस बताइए। तो आपको क्या लिखना है, यही सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों वापस एक बार हमने डिस्कस कर लिया सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी। जब भी हमने ओवरव्यू डिस्कस किया तो हमने बताया कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा, उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेंगे। परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी देखने वाले नहीं है, एकदम फालतू कॉन्सेप्ट, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग, कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो क्या हो सकता है। तो बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाएगा कि परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में आप क्या करोगे, आप अपना एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। कौन सी मेथड से, कोई भी मेथड, फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल, या तो ट्रिपल बॉटम लाइन, कोई भी मेथड का यूज करके परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। और उसके बाद वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आप नया टारगेट सेट करेंगे। वो नया टारगेट सेट करने के लिए आप या तो खुद आप इंटरनल नया टारगेट सेट कर सकते हैं, या तो आप ये देख सकते हैं कि यही प्रोसेस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कौन परफॉर्म कर रहा है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वही एक्टिविटीज़ और प्रोसेस क्या मैं भी फॉलो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा हट क्या करेगा, उसने खुद का डिलीवरी ऑपरेशन मेजर किया, उसने देखा कि मैं 1 घंटे के अंदर डिलीवरी कर पा रहा हूँ। उसने ये देखा कि ये डिलीवरी नए में मुझे इंप्रूवमेंट लाना है, और उसने नया टारगेट सेट किया कि मुझे 45 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करनी है। तो ये उसने क्या किया कि नया इंटरनल टारगेट खुद सेट किया।
या तो वो ये भी कर सकता है कि ये आइडेंटिफाई करो कि डिलीवरी ऑपरेशन में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। उसने ये देखा कि डोमिनोज 30 मिनट के अंदर डिलीवरी कर रहा है, फिर वो देखा कि प्रोसेस और एक्टिविटीज़ डोमिनोज कौन कौन सी फॉलो कर रहा है, क्या वही प्रोसेस और एक्टिविटीज़ मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट बेंचमार्किंग के कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आपको अपना एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करना है। एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद आपको ये देखना है कि यही परफॉर्मेंस को मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक्टिविटी को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको ये देखना होगा कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस किसका है यही ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहे हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ को मैं खुद इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता अपने ऑर्गेनाइजेशन में। भले ही एक अलग से कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हो, पर एक बेसिक चीज़ है जो सबकी ज़िंदगी में अप्लाई होती है कि मुझे उसके जैसा बनना है या तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है और यहाँ तक लेके जाना है। तो बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी क्या होगा वो क्लियर है। एक क्वेश्चन था कि कोई कंपनी बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल फॉलो कर रही थी। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यानी कि डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स वाला मॉडल। ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 4 टाइप के डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। ये 4 चीज़ों के बेसिस पे 2 चीज़ें डिसाइड होती है कि फिनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो वो कंपनी ने अपना एग्जिस्टिंग फिनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर किया कि मेरा एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कितना है। उसके बाद उसने नया टारगेट सेट किया यानी कि बेंचमार्क सेट किया। वही एग्जांपल में कंपनी ने अपना क्वालिटी परफॉर्मेंस एग्जिस्टिंग मेजर किया और नया टारगेट सेट किया कि इतने लेवल तो मुझे यहाँ तक लेके जाना है, तो यानी कि बेंचमार्क सेट किया। तो कोई भी मेथड हो, कोई भी मेथड के अंदर बेंचमार्किंग अप्लाई किया जा सकता है। आपको एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करना है, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको नया टारगेट सेट करना है जिसको कहा जाएगा बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी क्या होता है वो क्लियर है ना। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, पर फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग स्टेज के अंदर आप क्या करोगे, आप ये आइडेंटिफाई करोगे आपको कौन सी प्रोसेस का बेंचमार्क करना है। ये आइडेंटिफाई करने में आप 2 चीज़ों की हेल्प ले सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप वही प्रोसेस का बेंचमार्किंग करोगे जो प्रोसेस आपको कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव करने में हेल्प करे। एंड सेकेंड, आप वही प्रोसेस का बेंचमार्क करोगे जो आपका प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करे। तो सबसे पहले स्टेज में आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सी प्रोसेस का बेंचमार्क करना है। उसके बाद आप ये देखो कि बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, यानी कि आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेंचमार्क मानना है, आपको किसके जैसा बनना है वो भी आप आइडेंटिफाई करो। थर्ड, आप बेंचमार्किंग टीम एस्टैब्लिश करो कि जो टीम ये सारी प्रोसेस फॉलो करेगी। तो इन शॉर्ट कौन सी प्रोसेस का बेंचमार्क करना है, बेंचमार्क क्या रखना है और बेंचमार्किंग टीम, ये सब चीज़ें प्लानिंग रिलेटेड चीज़ आप सबसे पहले स्टेज में डिसाइड करोगे। सेकेंड स्टेज इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये स्टेज में आप क्या करोगे, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। किसके पास से, जो आपका बेंचमार्किंग पार्टनर है उसके पास से। आप उसको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजेंगे कि भाई ये क्वेश्चन प्लीज़ मुझे फिल करके दें। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी प्रोसेस और एक्टिविटीज़ आप फॉलो कर सकते हो। वो क्वेश्चन के आंसर हो सकता है इंटरव्यू, हो सकता है साइट विजिट, या तो ईमेल के बेसिस पे आंसर ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज एनालाइजिंग द फाइंडिंग्स। इस स्टेज में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेज में आपने किया कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास क्या है, उसका डेटा अवेलेबल है, आपके पास आपका खुद का डेटा भी अवेलेबल है। तो आप खुद का डेटा एंड वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कंपेयर करो, उसके डिफरेंस देखो, वो डिफरेंस के रीजंस आइडेंटिफाई करो कि इतना डिफरेंस क्यों है, और वो डिफरेंस का रीज़न रिलेवेंट लोगों को कम्युनिकेट करो। तो इन शॉर्ट डिफरेंस का रीज़न फाइंडिंग्स कहाँ पे एनालाइज करेंगे, थर्ड स्टेज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन। आप ये देखो कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास कितनी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल है। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ देखने के बाद आप ये देखोगे कि बेस्ड ऑन रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी आप कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, कौन कौन से प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हो, कौन कौन से प्लान आप अभी के लिए अप्लाई कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे देखी जाएगी, रिकमेंडेशन में। एंड लास्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। जो भी प्लान आपने फोर्थ स्टेज के अंदर इंप्लीमेंट किया वही प्लान को रिव्यू कहाँ पे किया जाएगा, फिफ्थ स्टेज के अंदर। तो 5 स्टेज कौन कौन से, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो भी डिफरेंस है उसको एनालिसिस करना है। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ है बेस्ड ऑन दैट आपको रिकमेंडेशन डेवलप करना है। उसका डेवलप एंड इम्प्लीमेंट यही स्टेज के अंदर करेंगे, और लास्ट में उसका मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग क्या होता है उसमें कोई डाउट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से रिलेवेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप शुड बी क्लियरली डिफाइंड। बेंचमार्किंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज सफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल।
सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर है पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो बेंचमार्किंग सक्सेसफुल नहीं बन सकता, प्लान वहीं पे ड्रॉप कर दो। यानी कि सफिशिएंट रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज स्टेक होल्डर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन पहले से देके रखनी होगी। फिफ्थ पॉइंट इज बेंचमार्किंग टीम शुड हैव राइट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज बेंचमार्किंग टीम को क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो 6 पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहले आप ये क्लियर करो कि बेंचमार्किंग करना क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये देखो कि रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आप आगे बढ़ सकते हो। सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट लो एंड बाकी के स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट लो। अगर इतनी चीज़ें हैं तो आगे बढ़ो कि बेंचमार्किंग टीम एस्टैब्लिश करो जिसके पास राइट स्किल्स है, और बेंचमार्किंग टीम को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल बेंचमार्किंग क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग बेंचमार्किंग। जिंदगी में बेंचमार्किंग इंप्लीमेंट करना है तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती है? सबसे पहला, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क। कौन सी प्रोसेस का बेंचमार्क करना है वो प्रोसेस का सिलेक्शन ही गलत हुआ। सेकंड पॉइंट, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर पॉलिटिशियन बनना है तो मैं पप्पू को बेंचमार्क लेकर नहीं चल सकता, तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क यानी कि बेंचमार्क का सिलेक्शन गलत हुआ। थर्ड पॉइंट, रॉन्ग एटीट्यूड। बेंचमार्क का आपका एक ही एटीट्यूड होना चाहिए कि आपके अंदर आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेके आना है। आपने ये सोचा कि मुझे उसके जैसा बनना है तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाना है, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। तो 3 पॉइंट, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क, रॉन्ग एटीट्यूड। उसके बाद कि अगर आपको बेस्ट बनना है तो बेस्ट बनने का काम किसी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट लगेगा। फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय रजिस्ट कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ, टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट है। टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट तो आप कोई भी मेथड, कोई भी कॉन्सेप्ट की डिफिकल्टी के अंदर डाल ही सकते हो कि ये टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट है। तो 6 पॉइंट, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बेंचमार्क, रॉन्ग एटीट्यूड, सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट लगेगा, एम्प्लॉय रजिस्ट कर सकते हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज बेंचमार्किंग कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक उसी तरह बेंचमार्किंग का भी कोड ऑफ कंडक्ट है। 7 पॉइंट्स है इसके अंदर, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स देखते हैं। उसकी एक मेमोरी टेक्निक है सीपीटी फ्यूल, कि कोड ऑफ कंडक्ट करना है तो सीपीटी लेवल से ही बेंचमार्किंग का फ्यूल आपको डालना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ सी। सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी बेंचमार्किंग पार्टनर का डेटा आपके पास अवेलेबल है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी होगी। सी क्लियर। पी मतलब प्रिपरेशन। सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसको इंप्रूव करने के लिए आपके पास एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो सी एंड पी इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट, कि बेंचमार्किंग पार्टनर का डेटा कोई थर्ड पार्टी को देने से पहले आपको बेंचमार्किंग पार्टनर की परमिशन लेनी होगी, उसकी इंडिविजुअल परमिशन लेनी होगी, उसी को कहा जाएगा थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट। तो CPT क्लियर है। उसके बाद एफ मतलब फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट, कि बेंचमार्किंग पार्टनर के साथ जब भी पहली बार आप कॉन्टैक्ट करो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, उसी को कहा जाएगा फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट। तो CPT F क्लियर है। यू मतलब यूज़, यानी कि बेंचमार्किंग पार्टनर ने अभी जो भी डेटा दिया है वो डेटा का सिर्फ यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपके इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। आप कहीं कंसल्टेंट मत बन जाना कि बेंचमार्किंग का पार्टनर का डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं बेच रहा हूँ। तो यानी कि यूज़ किसके लिए करना है, आपके इंप्रूवमेंट के लिए ही। सी यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी। पी मतलब प्रिपरेशन, टी मतलब थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट, एफ मतलब फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट, यू मतलब यूज़। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब कोई भी डेटा आप जब बेंचमार्किंग पार्टनर के पास से कलेक्ट करो तो सेम लेवल का डेटा आप भी देने के लिए रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे हलवा खा लेना है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो देगा वो मैं ले लूँगा पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो एक्सचेंज यानी कि सेम लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको भी देनी पड़ेगी। एंड लास्ट में है लीगलिटी। बेंचमार्किंग पार्टनर के साथ आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो लीगल होना चाहिए, यानी कॉम्पिटिशन एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बेंचमार्किंग कोड ऑफ कंडक्ट इज क्लियर, CPT फ्यूल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगरीज ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग की कैटेगरीज, इंट्रा ग्रुप बेंचमार्किंग एंड इंटर ग्रुप बेंचमार्किंग। सेम इंडस्ट्री के अंदर अगर करो तो उसको कहा जाएगा इंट्रा ग्रुप, एंड डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर करो तो उसको कहा जाएगा इंटर ग्रुप। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग नेक्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहला है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। खुद के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बल्कि बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में बेंचमार्किंग करो तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। ग्लोबल बेंचमार्किंग यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे बेंचमार्किंग करो तो वो। इंटरनल बेंचमार्किंग यानी कि सेम ऑर्गेनाइजेशन पर डिफरेंट डिवीजन,
डिफरेंट डिवीजन का अगर आप बेंचमार्किंग करो तो उसको कहा जाएगा इंटरनल बेंचमार्किंग। तो ये 3 बेंचमार्किंग क्लियर है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, कि आपका कॉम्पिटिटर का डेटा यानी कि सेम इंडस्ट्री में से अगर आप बेंचमार्किंग करो तो उसको कहा जाएगा कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग यानी कि इंडस्ट्री अलग है पर काम सेम है तो उसको कहा जाएगा फंक्शनल बेंचमार्किंग, कि उसमें आएगा डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर में से आपने बेंचमार्किंग पार्टनर को निकाला। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस बेंचमार्किंग, कि कोई भी एक छोटी सी प्रोसेस का बेंचमार्किंग करो, जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है इसका बेंचमार्किंग करो। एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, एक छोटी सी प्रोसेस का ना करो बल्कि पूरी स्ट्रेटेजी का करो तो उसको कहा जाएगा स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। फॉर एग्जांपल कि डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स इज अ स्ट्रेटेजी, उसका बेंचमार्किंग करो कि मुझे उसके जैसा बनना है। तो ये दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, प्रोसेस बेंचमार्किंग के अंदर कोई एक छोटी सी प्रोसेस होगा एंड स्ट्रेटेजिक लेवल एक बड़े लेवल पे होगा, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसको अगर याद रखना है तो लॉजिकली भी सीक्वेंस है कि एक्सटर्नल एंड ग्लोबल, इंटरनल, कॉम्पिटिटिव एंड फंक्शनल, कि कॉम्पिटिटर का डेटा हो सेम इंडस्ट्री का तो उसको कहेंगे कॉम्पिटिटिव, एंड सेम इंडस्ट्री में ना हो तो उसको कहेंगे फंक्शनल। एंड इसके बाद 2 प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजिक। या तो दूसरा रास्ता ये भी है कि एक्सटर्नल कंपटीशन देख के गर्लफ्रेंड ने SIP स्टार्ट की, एक्सटर्नल कंपटीशन देख के गर्लफ्रेंड ने SIP स्टार्ट की। तो ये इस तरह से भी आप 7 पॉइंट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। यस, नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया, 4 मेथड्स का यूज़ होगा। फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया जिसके अंदर भी 4 मेथड्स का यूज़ होगा। सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया जिसके अंदर 1 मेथड का यूज़ होगा। बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसमें हमने देखा प्रोसेस क्या है, उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, उसकी डिफिकल्टीज क्या क्या है, वो सब पॉइंट्स देखें हम लास्ट में। इतना डिस्कशन हमारा होने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, कि उस केस में अगर आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो अभी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका अलग से पॉइंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यही कॉन्सेप्ट ही हमें बताएगा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है अगर NGO में तो आपके कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला है बेनिफिट को क्वांटिफाई नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल कोई NGO ने स्टार्ट किया है कि मुझे पढ़ाना चालू करना है, तो पढ़ाने की क्वालिटी कितनी है उसको क्वांटिफाई नहीं किया जाता। या तो बेटर एम्बुलेंस सर्विस उसने स्टार्ट की तो बेटर एम्बुलेंस सर्विस कितनी अच्छी है उसको क्वांटिफाई नहीं किया जाता, तो ये एक चैलेंज है। सेकेंड इज बेनिफिट्स में अक्रू ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, कि फॉर एग्जांपल कोई एक ICU एस्टेब्लिश किया तो ICU का बेनिफिट आज रातों रात नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। तो ये एक दूसरा चैलेंज है कि बेनिफिट्स आज मेजर करने हैं तो उसका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। थर्ड चैलेंज इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, क्योंकि ये 2 डिसएडवांटेज चैलेंजेस हैं कि बेनिफिट्स को क्वांटिफाई नहीं किया जाता एंड बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में अक्रू होंगे, तो यानी कि जितने पैसे खर्च किए मेजरमेंट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड उसको मेजर करना एक चैलेंज है, यानी कि कितने पैसे एक्सपेंस किए उसकी इफेक्टिवनेस मेजर करना एक छोटा सा चैलेंज है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, कोई NGO के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो तो कौन सा ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी पे रखना है वो मेजर करना डिफिकल्ट है। तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं NGO के अंदर, फिर भी हमें परफॉर्मेंस मेजर तो करना ही है। पर चैप्टर हमें बोलता है कि अगर आपको NGO के केस में परफॉर्मेंस मेजर करना ही है तो हम आपको 2 मेथड्स देते हैं। सबसे पहली मेथड इज वैल्यू फॉर मनी एंड द सेकंड मेथड इज अडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। अभी तक हमने जो बैलेंस स्कोर कार्ड डिस्कस किया उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन जिसको कहेंगे अडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद वैल्यू फॉर मनी। इसके अंदर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर होगा, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले तीनों के बारे में एक बार सुनेंगे, उसके बाद उठ के डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब हुआ आप NGO के अंदर जितना भी एक्सपेंस करो दैट एक्सपेंस शुड बी लोएस्ट पॉसिबल कंसिडरिंग द क्वालिटी। जितने भी एक्सपेंस करो, 1 रुपये का खर्चा हो सकता है तो 2 रुपये का खर्चा नहीं करना। सेकेंड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब हुआ इकोनॉमी के अंदर आपने जितना भी खर्चा किया, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए जिसको कहेंगे एफिशिएंसी। एंड द थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिवनेस, कि आपने जो भी पर्पस से NGO बनाया दैट पर्पस शुड बी अचीव्ड, अदरवाइज इफेक्टिवनेस नहीं है ऐसा कहा जाएगा। तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स की डिटेल देखेंगे। सबसे पहला है इकोनॉमी, कि जितने भी एक्सपेंस आपने किए दैट एक्सपेंस शुड बी लोएस्ट पॉसिबल। टीचर को रेम्यूनरेशन दिया तो दैट रेम्यूनरेशन शुड बी लोएस्ट पॉसिबल कंसिडरिंग द क्वालिटी। मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग किया,
परचेज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, लेबर फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, तो ये सारे एक्सपेंस शुड बी लोएस्ट पॉसिबल कंसिडरिंग द क्वालिटी। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो आपका टोटल एक्सपेंस कितना है। वो टोटल एक्सपेंस को वेरियस कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करो जितना पॉसिबल हो सके उतना डिटेल में, कि मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखो कि एक्सपेंस बजट में हुए हैं कि नहीं हुए। अगर बजट को मीट किया है तो इसका मतलब आपके एक्सपेंस में इकोनॉमी अचीव कर ली है। सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंसी, कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एक टीचर के केस में, एक स्कूल के केस में रिसोर्सेज क्या होंगे, टीचर्स। तो टीचर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं वो कैसे मेजर करेंगे, स्टूडेंट्स पर टीचर। होटल के केस में रिसोर्सेज क्या होंगे, उसके एम्प्लॉइज। तो पर एम्प्लॉय कितने रूम्स हैंडल हो रहे हैं वो मेजर करने से पता क्या चलेगा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कितनी है। होटल के केस में एक और एग्जांपल, कि होटल के केस में रिसोर्सेज अवेलेबल है वो रूम्स, तो वो रूम्स का ऑक्यूपेंसी रेट क्या है उससे पता चलेगा कि होटल की एफिशिएंसी कितनी है। तो इन शॉर्ट एफिशिएंसी के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ वो आप यहाँ पे मेजर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिवनेस, कि जो भी पर्पस से एनजीओ बनाया था वो पर्पस अचीव हुआ कि नहीं हुआ। स्कूल के केस में क्या पर्पस हो सकता है, कि क्वालिटी एजुकेशन दो। वो मेजर कैसे करेंगे, कि कितने स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया और कितने स्टूडेंट्स ने 12th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट किया, उससे पता चलेगा स्कूल्स की इफेक्टिवनेस कितनी अचीव हुई। होटल के केस में इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करेंगे, कि टेनेंट्स सेटिस्फाइड विथ अकोमोडेशन, उससे पता चलेगा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। म्यूनसिपालिटी का एक काम है कि बीच को क्लीन करना, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अचीव हो। तो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अल्टीमेटली अचीव होनी चाहिए, तो ही कहा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ एंड इफेक्टिवनेस अचीव हुई। तो इन शॉर्ट इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि जो भी पर्पस से एनजीओ बनाया था वो पर्पस अचीव होना चाहिए। पर इफेक्टिवनेस में एक प्रॉब्लम है कि आपको पहले से ये डिफाइन करके रखना होगा कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके लिए इफेक्टिवनेस क्या है। कि स्कूल के केस में ऐसा तो नहीं होगा कि 100% स्टूडेंट्स 12th तक कंप्लीट करें, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए अच्छी क्वालिटी क्या है। म्यूनसिपालिटी के केस में 100% वेस्ट तो केस क्लीन नहीं हो सकता, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए इफेक्टिवनेस क्या है, तो ये सब्जेक्टिव मैटर हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी पे इतना ज़्यादा मत ध्यान देना कि आपकी इफेक्टिवनेस अचीव ना हो पाई, कि कम खर्चा करने पे इतना ध्यान दिया ताकि आपकी इफेक्टिवनेस अचीव ही नहीं हुई, तो ऐसा प्लीज़ मत करना। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको इंश्योर कैसे करना है कि ये तीनों की तीनों चीज़ें अचीव हुई हैं। ये इंश्योर कैसे कर पाएंगे, तो आपको 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इफेक्टिवनेस अचीव हुई कि नहीं हुई। अगर ये अचीव हुई तो आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो हुआ है तो आप ये देखो कि जितने भी एक्सपेंस थे वो विद इन द बजट है कि नहीं है। अगर विद इन द बजट है तो यानी कि आपकी इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस सब चीज़ें अचीव हो गई हैं। अगर एक्सपेंस विद इन द बजट नहीं है पर क्या डिफरेंस माइनर है, अगर डिफरेंस माइनर है तो भी चलेगा, पर अगर डिफरेंस मेजर है तो यानी कि इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी तो अचीव नहीं हुई पर आपका इफेक्टिवनेस अचीव हुआ। और जब भी आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ यानी कि इफेक्टिवनेस ही अचीव नहीं हुई तो आगे की बात ही नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि जो पर्पस से एनजीओ बनाया था वो पर्पस ही अचीव नहीं हो पाया। ये क्वेश्चन मेरे घर का नहीं है, केस स्टडी नंबर 16 पेज नंबर 13.65 के ऊपर ये पूछा है कि आप ये कैसे आंसर करोगे कि तीनों चीज़ें अचीव हुई। उसके अंदर ये पॉइंट भी था कि इकोनॉमी इंश्योर करने के लिए आपको ये करना होगा कि जितने भी एक्सपेंस है उसको डिटेल में एनालिसिस करो और देखो कि ये सारे एक्सपेंस विद इन द बजट है कि नहीं है। तो वैल्यू फॉर मनी मेथड इज क्रिस्टल क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज अडोप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। अभी तक बैलेंस स्कोर कार्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, प्योर फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद कस्टमर, उसके बाद इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। पर यहाँ पे एनजीओ के केस में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फिनेंशियल नहीं हो सकता, यानी कि एनजीओ के केस में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विद कस्टमर पर्सपेक्टिव, उसके बाद फिनेंशियल जाएंगे, उसके बाद इंटरनल बिजनेस एंड उसके बाद इनोवेशन एंड लर्निंग। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, अर्लियर जो था उसमें पहले फिनेंशियल प्लस कस्टमर था, एनजीओ के केस में पहले कस्टमर फिर फिनेंशियल होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। फटाफट एक बार ओवरव्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात की, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया, 4 मेथड्स डिस्कस की, नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया जिसके अंदर 4 मेथड्स डिस्कस की, एनवायरमेंट एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया जिसके अंदर 1 मेथड डिस्कस की, बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट देखा एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 2 मेथड्स देखे।